शुरू करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के, यानी प्लांट टिश्यू क्या है, जो पौधे में पाया जाएगा उसे प्लांट टिश्यू कहेंगे। तो जैसे प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। या देखिए प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू में विभाजन की क्षमता असीमित होती है। मेरिस्मेटिक टिश्यू में विभाजन की क्षमता असीमित होती है, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। आगे है परमानेंट टिश्यू, विभाजन की क्षमता सीमित होती है। यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू में विभाजन की क्षमता असीमित होती है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में विभाजन की क्षमता सीमित होती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। परमानेंट टिश्यू में क्या है, तो विभाजन की क्षमता सीमित, जबकि मेरिस्मेटिक टिश्यू में विभाजन की क्षमता असीमित होती है। परमानेंट टिश्यू के दो भाग होते हैं, एक सिंपल टिश्यू और दूसरा जटिल टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के, कौन कौन, तो सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू के तीन भाग होते हैं। सिंपल टिश्यू के तीन भाग होते हैं, कौन कौन, तो स्क्लेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा। स्क्लेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा। याद रखिएगा, सिंपल टिश्यू के कितने भाग, तीन भाग, स्क्लेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा। आगे स्क्लेनकाइमा का काम यह सेल वाल को जो है मजबूत करता है। स्क्लेनकाइमा क्या करता है, तो सेल वाल को मजबूत करता है, जबकि फोलेनकाइमा यह जो लचीला पौधे को लचीला बनाता है। याद रखिएगा, कोलेनकाइमा क्या करता है, ये क्वेश्चन तो कहीं पूछा गया था। तो कोलेनकाइमा का क्या काम है, पौधे को लचीला करना। पौधे को लचीला करना किसका काम होता है, तो कोलेनकाइमा का होता है, जबकि पेरेनकाइमा का काम यह पौधे को जो कोमल बनाता है। याद रखिएगा, पेरेनकाइमा क्या करेगा, तो पौधे को कोमल बनाएगा, जबकि कोलेनकाइमा क्या करेगा, लचीला बनाएगा, जबकि स्क्लेनकाइमा सेल वाल को मजबूत बनाएगा। आगे नोट है, स्क्लेनकाइमा में लिग्निन नामक जलरोधी पदार्थ पाया जाता है। याद रखिए, स्क्लेनकाइमा में ही लिग्निन नामक जलरोधी पदार्थ पाया जाता है, जो लकड़ी को मजबूत बनाता है। याद रखिएगा, लकड़ी को मजबूत का कारण क्या है, वही लिग्निन ही है। तो कहाँ पाया जाएगा लिग्निन, तो स्क्लेनकाइमा में। लिग्निन कहाँ पाया जाएगा, स्क्लेनकाइमा में। आगे अगला है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये सिंपल टिश्यू था। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, तो इसका अधिकांश भाग मृत होता है। जाइलम का अधिकांश भाग मृत होता है। इसका दिशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। जाइलम का दिशा कैसे होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। यह जल और लवण को जड़ से पत्तों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है, तो जल और लवण को जड़ से पत्तों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम क्या है, तो इसका अधिकांश भाग सजीव होता है। यह सभी दिशाओं में कार्य करता है। फ्लोएम क्या करता है, तो सभी दिशाओं में कार्य करता है। भोजन को पौधे के पत्ती से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम का ही होता है। पौधे के पत्ती से भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम किसका है, तो फ्लोएम का ही है। आगे है नोट, अगर किसी पौधे को, याद रखिए, अगर किसी पौधे के तने को बाहर से काटा जाए तो उसका फ्लोएम ही प्रभावित होता है और पौधा सूख जाता है। अगर किसी पौधे को बाहर से हम काटते हैं तो उसका क्या प्रभावित होता है, फ्लोएम ही प्रभावित होता है और पौधे जो है सूख जाता है। आगे अन्य बातें हैं, वृक्ष की आयु वैलेरिंग। याद रखिए, वृक्ष की आयु किससे करते हैं, वैलेरिंग से ज्ञात किया जाता है। जबकि लकड़ी के उम्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी कहते हैं। लकड़ी के उम्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो डेंड्रोलॉजी कहते हैं। जबकि पौधे के छाल में सुबेरिन नामक जलरोधी और अग्निरोधी पदार्थ पाया जाता है, जो तने के ऊपर सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखिएगा, पौधे के छाल में सुबेरिन नामक जलरोधी और अग्निरोधी पदार्थ पाया जाता है, जो तने के ऊपर जो है सुरक्षा प्रदान करता है। आगे अच्छा क्वेश्चन है, कॉर्क जो है सुबेरिन के छाल से ही बनाया जाता है। याद रखिएगा, कॉर्क किससे बनाया जाता है, तो सुबेरिन के छाल से ही बनाया जाता है। जबकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एस्टोमा, या ये भी क्वेश्चन अच्छा है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एस्टोमा में होता है, जो
दिन के समय अधिक होता है। याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कब होती है? सुबह में होती है। दिन में भी क्वेश्चन याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कब होती है? दिन में होती है। आगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? तो टिश्यू कल्चर पौधे में अलैंगिक प्रजनन को कहते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है? तो पौधे में अलैंगिक प्रजनन को कहते हैं, जो फर्टिकल्चर यानी उद्यान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, टिश्यू कल्चर का उपयोग कहाँ करते हैं? फर्टिकल्चर में करते हैं। आगे ध्यान रखिए, टिश्यू कल्चर के लिए मेरिस्मेटिक टिश्यू का ही उपयोग किया जाता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या था? विभाजन जो है असीमित था। मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या है? विभाजन असीमित है। इसी टिश्यू कल्चर में जो है हाँ मेरिस्मेटिक टिश्यू का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें विभाजन अधिक होता है, यानी विभाजन असीमित होता है, जबकि परमानेंट टिश्यू में क्या था? विभाजन सीमित होता है। इस तरह प्लांट टिश्यू खत्म होता है। अब आइए न्यूट्रिशन यानी पोषण। बायोलॉजी का अगला भाग है न्यूट्रिशन यानी पोषण। इसके दो भाग है, एक स्वपोषी, दूसरा परपोषी। स्वपोषी क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और दूसरे पे आश्रित नहीं, वो स्वपोषी कहलाएगा। जैसे कि हरा पेड़ पौधा, ये सब क्या है? स्वपोषी है। जबकि परपोषी क्या है? जो दूसरे पे आश्रित होगा, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, उसे परपोषी कहेंगे। जैसे कि मानव, जितना मानव है। आगे अब ये अगला है हेलोजोइक। हेलोजोइक क्या है? तो यह जंतु को, याद रखिए, हेलोजोइक क्या है? तो यह जंतु की पोषण प्रक्रिया है। हेलोजोइक क्या है? तो जंतु की पोषण प्रक्रिया है जो 5 चरणों में होता है। हेलोजोइक क्या है? जंतु की पोषण प्रक्रिया जो 5, याद रखिएगा, जंतु की पोषण प्रक्रिया है जो 5 चरणों में संपन्न होता है। तो 5 चरण कौन कौन है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एग्जीशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एग्जीशन। आगे याद रखिएगा, आगे है सेप्रोफाइटिक पोषण। सेप्रोफाइटिक पोषण यह सड़े गले मृत, याद रखिए, सेप्रोफाइटिक पोषण कहाँ है? क्या है? तो यह सड़े गले मृत पदार्थ पर निर्भर रहता है। यह सड़े गले मृत पदार्थ पर निर्भर रहता है। यह डिकम्पोजर या विघटन भी कहा जाता है। इसे जो है डिकम्पोजर या विघटक भी कहा जाता है। याद रखिए, सेप्रोफाइटिक पोषक में क्या है? तो ये सड़े गले मृत, ये जो कीड़ा बैक्टीरिया सब जो होता है, ये क्या है? ये सड़े गले मृत पदार्थ पर निर्भर रहता है। इसे डिकम्पोजर या विघटक भी कहा जाता है। आगे जैसे कि जीवाणु, फंजाई, ये सब क्या है? तो सेक्रोफाइटिक पोषक है। अगर क्वेश्चन दे निम्नलिखित में से सेक्रोफाइटिक पोषक कौन नहीं है, तो याद रखिएगा अपना जीवाणु, फंजाई, इटीसी याद रखिएगा। जो दूसरे मृत पदार्थ पे आश्रित होगा वो क्या? सेक्रोफाइटिक पोषक है। अब ये परजीवी। परजीवी क्या है? दो जीव का परस्पर संबंध है, जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे कि जोंक, प्रोटोजोआ, कीट, वायरस, कृमि, ईटीसी, ये सब क्या है? तो परजीवी पोषण का उदाहरण है। यानी एक को लाभ होगा, दूसरे को हानि होगा, वो क्या है? तो परजीवी है। आगे नोट है कसकुट्टा या अमरबेल। याद रखिए, भी अच्छा क्वेश्चन है। परजीवी पादप है। कसकुट्टा या अमरबेल जो है परजीवी पादप है। आगे अब सिम्बायोटिक यानी सहजीवी पोषण। इसका यह क्या है? तो दो परस्पर जीवों का संबंध जिसमें एक दूसरे को लाभ होता है। इसमें किसी को हानि, किसी को लाभ नहीं, दोनों को जो है लाभ होता है। सहजीवी पोषण क्या है? तो दो परस्पर जीवों का संबंध जिसमें एक दूसरे को लाभ होता है, उसे क्या कहते हैं? सहजीवी पोषण। जैसे कि लाइकेन। लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल का बीज की कड़ी है। लाइकेन जो है यह अलगी और फंजाई की कड़ी है। लेकिन लाइकेन का उपयोग कहाँ करते हैं? वायु प्रदूषक सूचक में। याद रखिएगा। तो लाइकेन किस चीज़ का इंडिकेट करता है? नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा को इंडिकेट करता है। याद रखिएगा। आगे अब माइकोराइजा है। यह मिट्टी में लवण और शुष्कता को कम करता है। माइकोराइजा क्या करता है? तो मिट्टी में लवण और शुष्कता को कम करता है, जबकि फसल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। माइकोराइजा क्या है? तो मिट्टी में जो है लवण और शुष्कता को कम करता है, जिसके कारण फसल को बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिए, माइकोराइजा क्या है? तो मिट्टी में जो लवण और शुष्कता को कम करता है, जो फसल बढ़ाने में बहुत भूमिका में रहता है।
आगे, अबे मनुष्य के आंत में, अच्छा क्वेश्चन ये भी, मनुष्य के आंत में सहजीवी जीवाणु होते हैं जो विटामिन बी के साथ कार्य कर पाचन की प्रक्रिया में सुचारू बनाता है। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। मानव के जो आंत में जो है सहजीवी जीवाणु होता है जो किस विटामिन के सहायता से, तो विटामिन बी की सहायता से जो है पाचन की क्रिया को सुचारू रूप से बनाता है। आगे, अगला है पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है? तो भोजन में उपस्थित ऐसे पदार्थ, याद रखिएगा, भोजन में उपस्थित ऐसे पोषक पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और सुरक्षा देता है, उसे क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, जैसे क्या पोषक तत्व है। पोषण के दो भाग हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। सूक्ष्म मैक्रो क्या है? तो बड़ा बृहद पोषक तत्व, जबकि माइक्रो क्या है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व। तो मैक्रो में क्या आएगा? तो कार्बोहाइड्रेट आएगा, फैट आएगा, प्रोटीन आएगा, ये हमको क्या बहुत मात्रा में चाहिए। जबकि माइक्रो क्या है? तो सूक्ष्म है, जैसे कि मिनरल, विटामिन, ये सब क्या है? तो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो ये क्या, माइक्रो का उदाहरण कौन है? तो विटामिन और खनिज। जबकि मैक्रो का उदाहरण क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब क्या है? तो माइक्रो का उदाहरण है। आगे, अब ये जल का काम क्या है शरीर में? तो शरीर में उपापचय की क्रिया में भाग लेना किसका काम होता है? शरीर में उपापचय की क्रिया में एवं भोजन को पचाने में जो है जल का बहुत बड़ा योगदान है। जबकि कोलेस्ट्रॉल अनावश्यक पोषक तत्व है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? अनावश्यक पोषक तत्व है। इसका निर्माण कोशिका के द्वारा ही होता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किसके द्वारा होता है? जो ये क्या है? अनावश्यक पोषक तत्व है। आगे, अब ये पोषक तत्व को पढ़िए डिटेल से। तो भाई जो बृहद पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। तो पहले कार्बोहाइड्रेट देखिए, यह भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसका अनुपात 1:2:1 होता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1 में होता है। याद रखिएगा। आगे, संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट जो प्रमुख ऊर्जा उत्पादक है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन है? तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और नहीं दूसरा बात है मोनोसेकेराइड। हाँ, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सॉरी, मोनोसेकेराइड क्या? हाँ, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का भाग है। जबकि मोनोसेकेराइड क्या है? तो मोनोसेकेराइड क्या है? सबसे सरल प्रकार का है, क्योंकि इसमें जो शर्करा के एक ही अणु भाग लेते हैं। मोनोसेकेराइड में क्या है? तो मोनोसेकेराइड जो सबसे सरल होता है, इसमें शर्करा के कितने अणु भाग लेंगे? एक अणु। आगे, जैसे कि ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। इसे ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, यह जो है तुरंत ऊर्जा देता है। ग्लूकोज जो है तुरंत ऊर्जा देता है। आगे, मोनोसेकेराइड में ही दूसरा भाग है इसका फ्रुक्टोज क्या है? तो ये शहद और जल में पाया जाता है। जबकि तीसरा है राइबोज, ये अनुवांशिक शर्करा है। याद रखिए, राइबोज क्या है? तो अनुवांशिक शर्करा है। एग्जाम्पल इसका DNA और RNA। आगे, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पहला मोनोसेकेराइड खत्म। अब यानी मोनोसेकेराइड 3 प्रकार के थे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज क्या था? तो अनुवांशिक शुगर था। हाँ, अब ये डाइसेकेराइड, यानी कार्बोहाइड्रेट का दूसरा भाग डाइसेकेराइड क्या है? तो इसमें जो दो सेकेराइड होता है। जैसे कि पहला माल्टोज में क्या है? तो ग्लूकोज के 2 अणु होता है। माल्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। जैसे कि तो याद रखिए, माल्टोज क्या है? तो 2 ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है, जिसका उदाहरण कौन है? जौ में क्या होता है? माल्टोज रहता है। जबकि दूसरा है सुक्रोज क्या है? तो यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। सुक्रोज किससे बनेगा? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनेगा। जबकि लैक्टोज क्या है? तो यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज बनता है। इसे जो मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है।
याद रखें, ब्लड शुगर के नाम से ग्लूकोज को, जबकि मिल्क शुगर के नाम से लैक्टोज को जाना जाता है। आगे चौथा है ट्राइहेलोजन। ट्राइहेलोजन क्या है? यह कीट के, याद रखिएगा, यह कीट के रक्त में पाया जाता है। ट्राइहेलोजन जो है डाइसेकेराइड कहाँ पाया जाता है? तो कीट में पाया जाता है। याद रखिएगा, ट्राइहेलोजन डाइसेकेराइड कहाँ पाया जाएगा? तो कीट में पाया जाएगा। आगे अगला है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? तो दो से अधिक इसमें जो अणु होता है, पॉलीसेकेराइड में क्या है? दो से अधिक अणु पाया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है। पॉलीसेकेराइड क्या है? तो जल में अघुलनशील है, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन, सेलुलोज, ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। आगे कीट का पंख काइटिन का ही बना होता है, या ऑर्थोपोडा का पैर या बाहरी कवच भी जो है काइटिन का ही बना होता है। आगे ग्लाइकोजेन जंतु का क्या? मांसपेशी है, ये भी याद रखिएगा। ग्लाइकोजेन जंतु का मांसपेशी में रिवर्स फूड के रूप में रहता है, जबकि पौधे में रिवर्स फूड के रूप में, स्टार्च के रूप में। ग्लाइकोजन क्या है? जंतु में जो है रिवर्स फूड के रूप में रहता है, जबकि स्टार्च पौधे में रिवर्स फूड के रूप में रहता है। आगे नोट है, फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है एवं ट्रस्टेशियन फैमिली, याद रखिएगा, ट्रस्टेशियन फैमिली में केकड़े और झींगा के बाहरी कवच भी काइटिन का ही बना होता है। याद रखिएगा, केकड़ा किस फैमिली में आएगा? तो ट्रस्टेशियन फैमिली में, उसका भी बाहरी कवच और झींगा का जो काइटिन का ही बना होता है। आगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। याद रखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है? ऊर्जा का उत्पादन करना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा तो कितना ऊर्जा मिलेगा? 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। जबकि कार्बोहाइड्रेट अधिक लेने से आलस्य का भाव भी उत्पन्न होता है। कार्बोहाइड्रेट अगर अधिक ले लीजिएगा तो आलस्य उत्पन्न हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट खत्म। अब ये फैट, यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व है। फैट क्या है? तो दूसरा जो है महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादक स्रोत है, तत्व है, और सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त यही करता है। सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त जो है वसा ही करता है। यानी 1 ग्राम वसा लीजिएगा तो 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। याद रखिएगा, 1 ग्राम वसा में 9.2 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। जबकि फैट में एडिपोज टिश्यू भी बनता है। फैट से जो है एडिपोज टिश्यू भी बनता है, यानी वसा से एडिपोज टिश्यू भी पीछे पड़े हैं। एडिपोज टिश्यू आगे बढ़िए, तो याद रखिएगा, फैट से क्या? एडिपोज टिश्यू का भी निर्माण होता है। आगे फैट ऊष्मा उत्पादन करता है। फैट क्या करता है? तो ऊष्मा उत्पादन करता है, इसीलिए तापमान को नियंत्रित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। याद रखिएगा, फैट जो ऊष्मा उत्पन्न करता है, जो तापमान नियंत्रण करने में जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जबकि फैट शरीर में महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित भी प्रदान करता है। फैट जो है महत्वपूर्ण शरीर के अंगों को भी सुरक्षित करता है। इसके द्वारा कोशिका द्रव और झिल्ली का भी निर्माण होता है। फैट के द्वारा कोशिका द्रव और झिल्ली का भी निर्माण होता है। जबकि फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना होता है। याद रखिएगा, फैट यानी वसा भी किस चीज़ का बना होगा? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मिलकर बना होगा। इसकी इकाई फैटी एसिड होती है या ग्लिसरॉल होता है। याद रखिए, फैट का इकाई क्या है? तो ग्लिसरॉल है। फैट का इकाई क्या है? ग्लिसरॉल या फैटी एसिड होता है। आगे फैट के 2 स्रोत हैं, एक जंतु स्रोत और एक वनस्पति स्रोत। जंतु स्रोत में क्या है? तो मछली, अंडा, पनीर, ये सब क्या? जंतु स्रोत। जबकि वनस्पति स्रोत में क्या? तेल। वनस्पति स्रोत में क्या? तेल है। आगे है ठोस वसा। याद रखिएगा, ठोस वसा शरीर के लिए हानिकारक होता है। यह कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, जिससे कौन सा? हृदय एंजाइम, याद रखिए, एंजाइना या हृदय आघात की खतरा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या? याद रखिएगा, ठोस वसा शरीर के लिए हानिकारक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, जिसके कारण एंजाइना। याद रखिए, एंजाइना रोग का संबंध किससे है? तो हृदय से। अल्जाइमर मस्तिष्क से। याद रखिएगा, तो एंजाइना का संबंध किससे है? तो हृदय से। आगे नोट है, गोल्डन आवर का संबंध एंजाइना रोग से ही है। गोल्डन आवर का संबंध किससे है? एंजाइना रोग से ही है। और कैथलेब का भी संबंध हृदय रोग से ही संबंधित है। एल्जाइना रोग और कैथलेब का संबंध किससे है? तो हृदय रोग से है। आगे अब ये वसा का मुख्य काम ऊर्जा और त्वचा की सुरक्षा करना है। वसा का क्या काम है? ऊर्जा भी देता है और त्वचा का सुरक्षा भी करता है। जबकि जेनेंटोलॉजी जो है, याद रखिएगा, नोट है, जेनेंटोलॉजी का संबंध किससे है?
तो वृद्धजनों का अध्ययन होगा। हाँ, जेनेंटोलॉजी का संबंध किससे है? तो वृद्धजनों का अध्ययन से है। यानी वृद्धजनों का अध्ययन किस में करते हैं? तो जेनेंटोलॉजी में करते हैं। जेनेंटोलॉजी का संबंध किससे है? तो वृद्धजनों के अध्ययन से है। आगे इस तरह मेरा फैट भी खत्म। अब ये प्रोटीन। बर्जिलियस ने सबसे पहले इस शब्द को प्रयोग किया था। प्रोटीन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बर्जिलियस ने किया था। धीरे धीरे जा रहे हैं। अच्छा, एकदम कोई दिक्कत नहीं, अब स्पीड में नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना जो याद हो जाए। तो बर्जिलियस ने सबसे पहले इस बात को का प्रयोग किया था, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन से भी मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, वहाँ वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या था? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना हुआ था। लेकिन यहाँ फैट प्रोटीन क्या है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन से भी मिलकर बना होता है। आगे, और सल्फर से भी बना होता है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना होता है कौन? प्रोटीन। आगे, भोजन में प्रोटीन पचने के बाद एमिनो एसिड में बदल जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भोजन जो है भोजन प्रोटीन पचने के बाद किस रूप में बदलता है? एमिनो एसिड में बदल जाता है। जबकि प्रोटीन की इकाई क्या है? तो एमिनो एसिड है। प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो एसिड है। जबकि प्रोटीन जो है 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। प्रोटीन 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो एमिनो एसिड है। आगे, अब प्रोटीन का मुख्य काम। प्रोटीन का मुख्य काम शरीर निर्माण में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे, यह ऊर्जा भी प्रदान करता है। प्रोटीन क्या करता है? ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। जैसे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बराबर है। कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन एकदम उतना ही है। 1 ग्राम फैट प्रोटीन बराबर 4.2 कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। जबकि वसा 9.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। आगे, प्रोटीन की कमी से क्वाशिओरकस और मेरास्मस नामक बीमारी होती है। जबकि क्वाशिओरकस बीमारी जो है 1 से 6 वर्ष के बच्चा में, जबकि मेरास्मस 0 से 6 वर्ष के बच्चा में। याद रखिए, क्वेश्चन देगा ये। क्वाशिओरकस जो है 1 से 6 वर्ष के बच्चा में, जबकि मेरास्मस जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चा में होता है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे, प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत सोयाबीन और मशरूम है, जो एकमात्र खाने योग्य कवक है। याद रखिएगा, प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सोयाबीन और मशरूम है। मशरूम क्या है? तो एकमात्र खाने योग्य कवक है। आगे, जबकि प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। एक सरल प्रोटीन, दूसरा संयुक्त प्रोटीन, तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन क्या है? तो सरल प्रोटीन के अंतर्गत जो है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिस्टोन प्रोटीन आता है। याद रखिएगा, सरल प्रोटीन कौन कौन है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिस्टोन प्रोटीन आता है। जबकि संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत क्रोमोप्रोटीन आता है। संयुक्त प्रोटीन क्या है? तो क्रोमोप्रोटीन है। जबकि व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है? तो प्रोटोन्स है। प्रोटोन्स क्या है? तो व्युत्पन्न प्रोटीन है। आगे, एंटीबॉडी भी विशेष प्रोटीन का ही उदाहरण। याद रखिए, एंटीबॉडी क्या है? तो प्रोटीन का ही उदाहरण है। एंटीबॉडी क्या है? तो प्रोटीन का ही उदाहरण है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। आगे, कुछ हार्मोन भी प्रोटीन होता है। कुछ हार्मोन भी प्रोटीन होता है। जैसे कि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो प्रोटीन ही है। जबकि महिला में प्रोजेस्टेरोन, ये भी क्या है? तो प्रोटीन ही है। आगे, एक वयस्क व्यक्ति को कम से कम 45 ग्राम से 50 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना प्रतिदिन अनिवार्य है। 45 ग्राम से 50 ग्राम प्रतिदिन सेवन करना अनिवार्य है। आगे, अब प्रोटीन की जांच, अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन की जांच ब्यूरेन टेस्ट से किया जाता है। याद रखिए, प्रोटीन की जांच का कौन सा टेस्ट है? ब्यूरेन टेस्ट। प्रोटीन की जांच किससे की जाती है? तो ब्यूरेन टेस्ट से की जाती है। इस तरह मेरा प्रोटीन भी खत्म। अब ये सूक्ष्म पोषक तत्व यानी विटामिन। सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या है? पहला विटामिन। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है बल्कि बीमारियों से रक्षा प्रदान करता है। विटामिन क्या करता है? ऊर्जा नहीं देता लेकिन बीमारियों से रक्षा प्रदान करता है। इसकी खोज फंक ने किया था। याद रखिए, विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। आगे ध्यान रखें, विटामिन रक्त के निर्माण में भी सहायता देता है। विटामिन रक्त के निर्माण में भी सहायता देता है। आगे, कुछ विटामिन का निर्माण सहजीवी जीवाणु, अब नंदन बताइएगा, कुछ विटामिन का निर्माण सहजीवी जीवाणु के द्वारा होता है बड़ी आंत में। कौन सा विटामिन होगा? अब ये पर क्या है? विटामिन बी।
अभी ना पढ़े हैं आंत में जो विटामिन बी का निर्माण करता है। आगे, कुछ विटामिन का निर्माण सहजीवी जीवाणु के द्वारा होता है जो बड़ी आंत में कोलोन रीजन में होता है। तो कौन सा विटामिन था वो? बी। आगे, कोलोन का काम, अच्छा क्वेश्चन है, कोलोन का मुख्य काम जल का अवशोषण करना है। कोलोन का काम, बड़ी आंत में जो कोलोन है उसका क्या काम है? मुख्य काम जल का अवशोषण करना है। आगे, अब ये मुख्य विटामिन, कुछ महत्वपूर्ण विटामिन जैसे कि बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। आगे, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। याद रखिए, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, जबकि विटामिन ए आंख के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विटामिन ए आंख के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। छिली हुई सब्जी में, याद रखिए, छिली हुई सब्जी को अगर हम धोते हैं तो विटामिन बी और सी, छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन बी और सी नष्ट हो जाता है, जबकि विटामिन बी 11 विटामिन का समूह है और इसमें नाइट्रोजन भी रहता है। विटामिन बी 11 विटामिन का समूह है जिसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो विटामिन बी के समूह में। आगे, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जबकि विटामिन बी17 कैंसर से बचाता है। याद रखिएगा, विटामिन बी17 क्या करता है? कैंसर से बचाता है, जबकि भविष्य का विटामिन P4 पायरोट यानी विटामिन पी भविष्य का विटामिन है। आगे, विटामिन ई ब्यूटी विटामिन है, जबकि विटामिन डी, अब ये पर हार्मोनल विटामिन है। एगो हार्मोनल कार्बोहाइड्रेट कौन था? हाँ, राइबोज शुगर अभी नहीं पढ़े हैं? राइबोज शुगर जो राइबोज शुगर क्या था? तो अनुवांशिक, वो क्या बोले हम, यानी राइबोज क्या था? तो राइबोज अनुवांशिक शर्करा था। राइबोज क्या है? अनुवांशिक शर्करा है। जबकि विटामिन डी क्या है? तो हार्मोनल प्रकृति का विटामिन है। आगे, विटामिन बी जहरीले पदार्थ से शरीर को बचाता है। विटामिन बी क्या करता है? विटामिन बी फॉर बॉय क्या करता है? जहरीले पदार्थ से शरीर को बचाता है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण विटामिन के नाम और रासायनिक नाम और उससे संबंधित रोग। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम, पहले रासायनिक नाम देखिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थायमीन, जबकि बी3 का नियासिन। विटामिन बी3 का नाम नियासिन, जबकि बी2 का राइबोफ्लोविन। याद रखिएगा, विटामिन बी2 का क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। जबकि विटामिन बी12 का साइनोकोबोलिन या साइनोकोबाल, जो याद रहे लग जाएगा। जबकि विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। आगे है विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, जबकि विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम फिनोकिलोन। के का क्या नाम है? फिनोकिलोन। अब ये कमी से बीमारी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडेज चलेगा। जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी, जबकि बी3 की कमी से पेलाग्रा। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग, जबकि विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया रोग। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया रोग, आरबीसी हंसी आकार का हो जाता है। आगे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, जो मस्कुरा फूल जाता है। जबकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जो हड्डी कमजोर हो जाता है बच्चों में। आगे, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बाझपन, जबकि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। आगे याद रखिएगा। अब इसका स्रोत, विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो गाजर है, गोल्डन राइस है, मछली के तेल है, ये सब क्या है? तो विटामिन ए का स्रोत है। जबकि विटामिन बी का स्रोत क्या है? तो अनपॉलिश चावल, ये क्या है? तो इसमें विटामिन बी पाया जाता है। जबकि विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो सभी खट्टे पदार्थ हैं। और विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सुबह के सूर्य का प्रकाश, इन्हें जो 2 बजे दोपहर में सुबह के सूर्य का प्रकाश क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत है। और मछली का तेल में विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो अंकुरित चना और शुष्क फल, ये सब क्या है? तो विटामिन ई का स्रोत है। जबकि विटामिन के का स्रोत क्या है? तो दूध और अंडा। आगे, इस तरह मेरा विटामिन खत्म हुआ। अब ये खनिज तत्व।
स्पीड ठीक है ना, पहले तो बहुत स्पीड में जा चला, अब ठीक है। चलिए अब एक खनिज तत्व। भोजन में खनिज की मात्रा बीमारी से बचाने में होता है। खनिज क्या करता है? बीमारी से तो बीमारी से हमें बचाता है, जबकि निम्नलिखित खनिज शरीर के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कि आयरन। आयरन क्या करता है? तो आयरन की कमी से जो एनीमिया रोग होता है, आयरन की कमी से भी है, विटामिन B12 की कमी से भी और आयरन की कमी से भी। तो पहले देख लीजिए कमी से क्या कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया रोग होता है। जबकि कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत कमजोर होता है, और आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, याद रखिएगा। तो आयरन क्या है? आयरन की विशेषता क्या है? तो आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता देता है। इसकी अधिकता से, याद है, ये भी अच्छा क्वेश्चन याद है, आयरन की अधिकता से कौन सा बीमारी होता है? हाँ सर गया सीरोटेसिस, याद रखिएगा। सीरोरेसिस नामक बीमारी होती है। आयरन की अधिकता से सीरोरेसिस नामक बीमारी होता है, जबकि कमी से एनीमिया। सीरोरेसिस, याद रखिए, सीरोरेसिस। आयरन की अधिकता से सीरोरेसिस बीमारी होता है, जबकि कमी से एनीमिया रोग होता है। आगे कैल्शियम की विशेषता क्या है? तो महिलाओं में अच्छा क्वेश्चन है, ऑस्टियोकोयोसिस नामक बीमारी होता है। कैल्शियम की कमी से महिलाओं में ऑस्टियोकोयोसिस नामक बीमारी होता है। महिलाओं में ऑस्टियोकोयोसिस नामक बीमारी किसकी कमी से? तो कैल्शियम की कमी से होती है। जबकि आयोडीन की विशेषता क्या है? तो अक्सर पहाड़ी क्षेत्र में आयोडीन की कमी से जो घेगा रोग होता है। याद रखिए, घेगा रोग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। आयोडीन क्या करता है? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, जो गला में पाया जाता है। महत्वपूर्ण है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की मुख्य भूमिका होती है। साथ ही एम्फीबिया में, अच्छा क्वेश्चन है, मेटामॉर्फिक में भी आयोडीन की भूमिका होती है, याद रखिएगा। आगे अगला है सोडियम। सोडियम क्या? साधारण नमक, NaCl। इसकी विशेषता क्या है? तो ब्लड सर्कुलेशन में और तंत्रिका तंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सोडियम की भूमिका कहाँ होती है? तो ब्लड सर्कुलेशन में और तंत्रिका तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आयरन का स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी। आयरन का स्रोत क्या है? हरी सब्जी और पालक से। जबकि कैल्शियम का स्रोत क्या है? तो दूध, अंडा, दही, ये सब क्या है? तो कैल्शियम का स्रोत है। और आयोडीन का स्रोत क्या है? तो नमक या लेमिनेरिया घास के, लेमिनेरिया घास, उसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। इस तरह मेरा खनिज भी खत्म हुआ। अब ये जल क्या है? जल इन्वायरमेंटल सॉल है, ऑटोमेटिक है, इन्वायरमेंटल सॉल है, लेकिन इसकी शरीर में इसकी मुख्य भूमिका भोजन को पचाने और उत्सर्जन करने में भूमिका होती है। शरीर में भोजन को पचाने में और उत्सर्जन करने में इसकी भूमिका होती है। अन्य बात यही है, मिनी माता पारा की अधिकता से होती है। मिनी माता किसकी अधिकता से? पारा की अधिकता से होती है। जबकि इटाई कैडमियम की अधिकता से होती है। इटाई कैडमियम की अधिकता से होती है। जबकि ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होती है। जबकि विल्सन रोग कॉपर की अधिकता से होती है। विल्सन रोग कॉपर की अधिकता से होती है। जबकि 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 नवंबर को मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे अब ये पाचन तंत्र, पोषण खत्म हुआ। पोषण का चैप्टर अच्छा चैप्टर है, वहाँ से वो क्वेश्चन उठाता है। अब ये पाचन तंत्र, ऐसा तंत्र जिसमें सभी न्यूट्रिशन बड़े अणु से छोटे छोटे अणु में विखंडित होता है और इस कड़ी में जो अंग भाग लेते हैं, जैसे कि मुख से लेकर बड़ी आंत तक, उसे पाचन अंग कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। आगे पाचन की शुरुआत, यहाँ ये भी क्वेश्चन हिट है। पाचन की शुरुआत मुख से होती है, जिसमें लार ग्रंथि सेलिवा यानी लार ग्रंथि सेलिवा लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख में क्या लार है, जिसको पाचन, याद रखिएगा, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे लार में निम्नलिखित अवयव होते हैं। पहला पानी का शुद्ध H2O। दूसरा है म्यूकस। तीसरा नमक।
जबकि चौथा लाइसोजाइम और पांचवा टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा। तो लाइसोजाइम जो है क्या करता है, तो जीवाणु को नष्ट करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करता है, जबकि टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के पाचन में भूमिका निभाता है। आगे नोट है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से ही प्रारंभ होता है, जबकि लाइसोजाइम लार के साथ साथ पसीने और आंसू में भी पाया जाता है। लाइसोजाइम कहाँ कहाँ पाया जाता है, पसीना में भी और आंसू में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। लार के साथ साथ पसीना और आंसू में भी पाया जाता है, जबकि म्यूकस की भूमिका भोजन को निगलने में होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। भोजन को निगलने में किसकी भूमिका होती है, म्यूकस की भूमिका होती है। आगे हम सिलेबरी यानी लार ग्रंथि 3 जोड़ी होता है। याद रखिए, मुंह में जो है लार ग्रंथि कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी होती है। उनमें याद रखिए, गला के पास जो है क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथि होता है। यही पैरोटिड ग्रंथि सूज जाता है तो क्या हो जाता है, मम्स वही जो गलफुल्ली, गलसुआ। याद रखिएगा, इसमें जो है गला के पास जो है पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। यही गलसुआ या मम्स बीमारी जो है पैरोटिड ग्रंथि सूज जाने से ही होता है। आगे याद रखिएगा, किस ग्रंथि में सूजन आने से गलसुआ नामक रोग होता है, तो पैरोटिड ग्रंथि में। याद रखिएगा इसको। आगे मुंह में दांत पाया जाता है। याद रखिए, लार के बाद क्या, मुंह में दांत पाया जाता है। मानव में दांत मसूड़े में धंसे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, थियोडोंट। याद रखिए, मनुष्य के दांत को क्या कहा जाता है, थियोडोंट के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि वो मसूड़ा में धंसा होता है। जबकि मनुष्य का दांत डाइफायोडेंट होता है, क्योंकि यह 2 बार आता है। डाइफायोडेंट क्यों, तो 2 बार आता है। जबकि थियोडोंट कौन, तो थियोडोंट यानी धंसा हुआ है मसूड़े में, इसलिए थियोडोंट यानी मसूड़े में धंसा हुआ है। जबकि डाइफायोडोंट क्यों, तो डाइफायोडोंट जो है 2 बार आता है। आगे सबसे अंत में अकल दांत आता है, जो 22 से 24 वर्ष की अवस्था में निकलता है, जिसे अकल दांत कहा जाता है। आगे नोट है, मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग एनामेल ऑफ टीथ होता है। याद रखिएगा, मनुष्य का सबसे मजबूत भाग कौन सा है, एनामेल ऑफ टीथ होता है। आगे दांत 4 प्रकार का होता है। कौन कौन, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। इंसीजर का काम भोजन को काटना होता है, जबकि केनाइन का काम भोजन को फाड़ना होता है। केनाइन का काम क्या है, भोजन को फाड़ना है, जबकि केनाइन याद रखिए कॉर्निवोरस यानी मांसाहारी जानवर में विकसित होता है। केनाइन जो है, ये जो चीरने वाला दांत, ये मांसाहारी जीव में विकसित होता है। जबकि प्रीमोलर भोजन को चबाने के लिए होता है, जो शाकाहारी का विकसित होता है। प्रीमोलर किस में विकसित होगा, शाकाहारी जीव में, जबकि केनाइन मांसाहारी जीव में विकसित होता है। अकल दांत जो है मोलर का ही भाग है। अकल दांत किसका, मोलर का ही भाग है। आगे नोट है, हाथी की दांत इंसीजर का ही रूपांतरण है। हाथी का दांत जो है इंसीजर का, ये जो बाहर वाला 2 दांत आता है, वो किसका रूपांतरण है, इंसीजर का ही रूपांतरण है। आगे मुख में लार और दांत के अलावा जीभ भी पाया जाता है। जीभ भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जिसमें विशेषकर ये स्वाद भिन्न भिन्न रूपों में चखने में इसका महत्वपूर्ण काम होता है, जैसे कि मीठा और नमकीन, तीखा। तो देखिए, जीभ का पिछला भाग, सबसे पिछला भाग क्या करेगा, तो कड़वा का महसूस करेगा, जबकि सबसे आगे वाला भाग मीठा का हो। पीछे कड़वा तो आगे मीठा, जबकि दोनों साइड में खट्टा, और मध्य भाग में नमकीन। मध्य भाग में क्या करता है, नमकीन, जबकि दोनों साइड खट्टा, पीछे कड़वा, आगे मीठा। आगे नोट है, मुख में अकल दांत अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। जिस तरह आरएनए जो है अनुवांशिक क्या था, गैर अनुवांशिक पदार्थ था। आरएनए क्या था, गैर अनुवांशिक पदार्थ था। उसी तरह जो है मुख में जो है अकल दांत क्या है, गैर आवश्यक अंग है। आगे मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित अवशेषी अंग होते हैं, जैसे कि अकल दांत। याद रखिए, अवशेषी अंग कौन कौन सा है, अकल दांत है, निक्टेटिन मेम्ब्रेन यानी आँख में, जबकि अपेंडिक्स यानी आंत में, और टेलबोन, ये सब क्या है, तो अवशेषी अंग है। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन, मनुष्य के अवशेषी अंग कौन कौन है, अकल दांत, निक्टेटिन मेम्ब्रेन और
अपेंडिक्स और टेलबोन, ये सब क्या है? तो अवशेषी अंग है। टेलबोन, अपेंडिक्स, निक्टेटिव मेम्ब्रेन और अकल दांत, ये सब क्या है? तो मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग है। आगे, भोजन को मुख के बाद ऑसोफेगस में पहुंचा दिया जाता है, जिसका मुख्य काम भोजन को एक विशिष्ट गति से आमाशय तक पहुंचाना है, जो इस गति को क्रमानुकुंचन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मनुष्य का भोजन जो है आमाशय में किस गति से जाता है? तो क्रमानुकुंचन गति से जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे, अब आइए आमाशय तक। अब चला गया मुख से भोजन आमाशय में। आमाशय को पढ़िए। आमाशय यानी एस्टोमेक। कई आमाशय ग्रंथि होते हैं जिसमें गैस्ट्रिक जूस का निष्कासन होता है। याद रखिएगा, आमाशय में क्या होता है? तो गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है। गैस्ट्रिक जूस में HCl, जिसका मूल काम प्रोटीन पाचन के लिए अनुकूल स्थिति बनाना है। याद रखिएगा, एस्टोमेक का क्या काम है? तो प्रोटीन के पाचन के लिए अनुकूल स्थिति बनाना है और वायरस को मारना है। HCl का क्या काम है? प्रोटीन के पाचन के लिए अनुकूल स्थिति, माहौल तैयार करना है और जीवाणु को नष्ट करना है। HCl क्या है? तो अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसका pH मान कितना होता है? HCl का 0.8 से 1.5 तक होता है। याद रखिए, HCl का pH मान कितना होता है? तो 0.5 से 1.5 तक होता है। 0.8 से 1.5 तक होता है। आगे, HCl के अलावा पेप्सिन और रेनिन एंजाइम भी जो है निकलता है आमाशय से। HCl के अलावा कौन? तो पेप्सिन और रेनिन भी निकलता है। पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि रेनिन नवजात शिशु यानी बच्चों में पाया जाता है, जो मिल्क प्रोटीन के पाचन में भूमिका निभाता है। जैसे कि मिल्क प्रोटीन कौन? लैक्टोज। मिल्क प्रोटीन कौन? लैक्टोज। मिल्क प्रोटीन को कौन पचाता है? रेनिन पचाता है। जबकि ब्रेन शुगर तो याद रखिएगा, ब्रेन शुगर के नाम से ग्लैक्टोज को जाना जाता है, जबकि ब्लड शुगर के नाम से ग्लूकोज को और दूध शुगर के नाम से लैक्टोज को जानते हैं। 3 वो क्वेश्चन है। ब्रेन शुगर के नाम से ग्लैक्टोज को, जबकि दूध शुगर के नाम से लैक्टोज को, और फ्रूट शुगर के नाम से सुक्रोज। याद रखिएगा, फ्रुक्टोज। फ्रूट शुगर के नाम से फ्रुक्टोज को जाना जाता है, जबकि आगे अब ब्लड शुगर के नाम से ग्लूकोज को जाना जाता है। अब भाई आगे अन्य बातें। एस्टोमिक में HCl की मात्रा अधिक होने पर आमाशय के टिश्यू का क्षरण हो जाता है, जो पेप्टिक अल्सर को जन्म देता है। याद रखिएगा, एस्टोमिक में HCl की मात्रा अधिक हो जाने से आमाशय के टिश्यू का क्षरण हो जाता है, जो पेप्टिक अल्सर को जन्म देता है। आगे, इमल्सिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है। याद रखिए, इमल्सिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वसा को बड़े अणु छोटे छोटे अणु में तोड़ता है। यह प्रक्रिया शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि लीवर में होता है। याद रखिए, इमल्सिफिकेशन क्या है? तो इमल्सिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वसा के बड़े अणु छोटे छोटे अणु में रहते हैं, तोड़ता नहीं, रहता है। इमल्सिफिकेशन जो बड़े अणु जो है छोटे छोटे अणु में रहता है। यह प्रक्रिया शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि लीवर में होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। इमल्सिफिकेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो लीवर में होती है। इमल्सिफिकेशन की क्रिया कहाँ होती है? लीवर में होती है। आगे, जंतु के शरीर पे बाल का मुख्य काम, ये जो बाल है उसका मुख्य काम क्या होता है? टेम्परेचर को नियंत्रित करना। याद रखिए, बाल का क्या काम है? टेम्परेचर को नियंत्रित करना। आगे, अब ये अगला है, आमाशय के बाद आएगा छोटी आंत में। आमाशय के बाद कहाँ आएगा? छोटी आंत में। भोजन का सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत क्या है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत की 3 भाग हैं। कौन कौन है? तो डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। याद रखिए, डिओडेनम, जोजिनम और इलियम। इलियम किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। तीनों याद रखिएगा, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। डिओडेनम क्या है? तो डिओडेनम का काम आमाशय के बाद यू संरचना का होता है, जिसमें लीवर और पैंक्रियाज खुलता है।
डिओडेनम का आकार कैसा होता है? यू आकार का होता है, जिसमें लीवर और पैंक्रियाज खुलता है। आगे, लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है। लीवर क्या है? सबसे बड़ा ग्रंथि है, जिसका रंग लाल भूरा होता है और इसे जिगर के नाम से जाना जाता है। लीवर को ही जिगर के नाम से जाना जाता है। लीवर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पित्त का निर्माण करना है एवं वसा का इमल्सिफिकेशन करना है। याद रखिएगा, लीवर का मुख्य काम क्या है? तो पित्त का निर्माण करना है और वसा का इमल्सिफिकेशन करना है, यानी वसा को अपने पास संचित रखना है। आगे, पित्त के दो भाग हैं, पित्त में दो प्रकार के पदार्थ पाया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पित्त में दो प्रकार के पदार्थ पाया जाता है, एक बाइलवर्डिन और एक बाइल पिगमेंट। तो बाइलवर्डिन क्या है? यह सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बाइलवर्डिन कह रहे हो, ये जो पित्त के दो भाग, एक बाइल सॉल्ट और एक बाइल पिगमेंट। तो बाइल सॉल्ट क्या है? बाइल सॉल्ट है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जिसका मुख्य काम वसा को तोड़ना है। याद रखिएगा, बॉयल यानी पित्त का दो भाग कौन कौन है? तो बॉयल सॉल्ट और बॉयल पिगमेंट। बॉयल सॉल्ट और बॉयल पिगमेंट। तो बॉयल सॉल्ट क्या करता है? तो यह सोडियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जिसका मुख्य काम क्या होता है? वसा को तोड़ना है। बॉयल सॉल्ट का क्या काम है? वसा को तोड़ना है। जबकि बॉयल पिगमेंट दो प्रकार का होता है, एक बाइलरुबिन और बाइलवर्डिन। बाइलरुबिन पीला रंग का होता है, जबकि बाइलवर्डिन हरे रंग का होता है। रक्त में जब बाइलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होगा? तो बाइलरुबिन पीला रंग का है, तो बाइलरुबिन बढ़ेगा तो क्या होगा? पीलिया रोग होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रक्त में जब बाइलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो जॉन्डिस यानी पीलिया रोग हो जाता है। आगे, लीवर जो है फाइब्रोजिन, याद रखिए, लीवर फाइब्रोजिन रक्त के थक्का जमाने वाले प्रोटीन का निर्माण करता है। याद रखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रक्त में जिस तरह विटामिन के को याद रखिए, उसे फाइब्रोजिन को भी याद रखिएगा। लीवर जो है फाइब्रोजिन रक्त में थक्का जमाने वाले प्रोटीन का भी निर्माण करता है। फाइब्रोजिन जो है रक्त में थक्का जमाने का काम करता है, जो एक प्रोटीन है, जो कहाँ से निर्माण होता है? तो लीवर से निर्माण होता है। आगे, लीवर यूरिया का भी निर्माण करता है, जो किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। याद रखिएगा, लीवर से जो है यूरिया का भी निर्माण होता है, जो किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। आगे, यूरिया में गंध किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण। याद रखिएगा, यूरिया में गंध अमोनिया के कारण होता है, जबकि यह जहरीले पदार्थ को भी कम करता है। कौन? लीवर क्या करता है? तो जहरीले पदार्थ को भी कम करता है। और एक विटामिन था जो जहरीले पदार्थ से हमें बचाता है, विटामिन बी जो है जहरीले पदार्थ से हमें बचाता है। आगे, यह वसा यानी ADE के, लीवर जो है वसा में घुलनशील विटामिन को भी संचित रखता है। आगे, ऑटोमेटिक है, वसा का इमल्सिफिकेशन कौन करता है? विटामिन लीवर करता है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होगा उसको भी अपने पास संचित रखेगा। आगे, लीवर ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा में ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रखता है। याद रखिए, लीवर जो है ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को जो है ग्लाइकोजेन के रूप में अपने पास संचित रखता है। आगे, यह ताप के नियंत्रण में भी भूमिका निभाता है। लीवर जो है तापमान के नियंत्रण में भी भूमिका निभाता है, जबकि लीवर में पुनः जीवन की क्षमता सबसे अधिक होती है और सबसे कम किसमें? न्यूरॉन में। आगे, अब ये पैंक्रियाज, छोटी आंत भी खत्म। हाँ, पैंक्रियाज अग्नाशय, जबकि अमाशय स्टोमक। तो छोटी आंत का 3 भाग कौन कौन था? नहीं, डिओडेनम। छोटी आंत का 3 भाग, डिओडेनम, जोजिनम और इलियम। डिओडेनम, जोजिनम और इलियम। याद रखिएगा, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। इसको याद रखिएगा, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, तीनों किसका भाग है? लीवर कहते हैं। छोटी आंत का डिओडेनम, जेजुनम और इलियम किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। अब ये पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद है, पैंक्रियाज क्या? तो यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे, अग्नाशय में एक्सोक्राइन और
एंडोक्राइन ग्लैंड के प्रभाव पाए जाते हैं एवं एंजाइम और हार्मोन दोनों का यह निर्माण करता है। ऑटोमेटिक है, जब मिश्रित है तो ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का निर्माण करेगा। आगे, पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन में एंजाइम निकलता है। याद रखिए, एक्सोक्राइन क्या करता है? एंजाइम को निर्माण करता है, जैसे कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। याद रखिएगा, कौन कौन है? तो ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज, ये सब क्या एंजाइम है। यानी पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन किसका निर्माण करेगा? एक्सोक्राइन एंजाइम का निर्माण करेगा। तो एंजाइम कौन कौन सा? ट्रिप्सिन को, एमाइलेज का और लाइपेज का। तो ट्रिप्सिन क्या काम है? तो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है, जबकि एमाइलेज स्टार्च को पचाता है, स्टार्च को माल्टेज के रूप में बदलता है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पचाएगा, जबकि एमाइलेज क्या करेगा? तो स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा। और लाइपेज क्या करेगा? तो वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। यानी ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, एमाइलेज स्टार्च का पाचन और लाइपेज वसा का पाचन। याद रखिएगा, वसा क्या करेगा? वसा का पाचन कौन? लाइपेज। तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। पैंक्रियाज में जो है 3 प्रकार के एंजाइम कौन कौन है? ट्रिप्सिन है, एमाइलेज और लाइपेज है। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन, जबकि एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च का पाचन, और लाइपेज क्या करेगा? तो वसा का पाचन। और उधर अमाशय में जो पेप्सिन क्या करता था? प्रोटीन का पाचन करता था, और रेनिन क्या करता था? दूध का पाचन करता था। इधर पैंक्रियाज में एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये क्या करता है? तो ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन, लाइपेज करेगा वसा का पाचन और एमाइलेज करेगा स्टार्च का पाचन। आगे, इसको क्वेश्चन अच्छा है, कंफ्यूज ना करें। अग्नाशय के देखिए, पैंक्रियाज जो है एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करता है। एंजाइम में 3 प्रकार के एंजाइम का निर्माण करता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, जबकि एमाइलेज स्टार्च का पाचन करेगा और लाइपेज वसा का पाचन करेगा। आगे, अब अग्नाशय में अग्नाशय के एंडोक्राइन को आइसलेट ऑफ, याद रखिए, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं, जिसके 3 कोशिका होते हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। यही बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन का निर्माण होता है, जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, यही अग्नाशय के जो है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से जो है बीटा कोशिका से इंसुलिन का निर्माण होता है, जो क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, जो मधुमेह से होने से बचाता है। जबकि विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे, डेल्टा सेल क्या करता है? तो डेल्टा सेल जो है सोमैटोस्टेटिन निकालता है। याद रखिएगा, डेल्टा सेल किसका निर्माण करेगा? सोमैटोस्टेटिन का निर्माण करता है, जबकि बीटा कोशिका इंसुलिन का। आगे, नोट है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह नामक रोग होता है। आगे, जो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आगे, अब ये जेजुनम, वो पहला भाग इलियम था, सॉरी यहाँ छोटी आंत, हाँ, पहला यानी छोटी आंत का पहला भाग डियोडेनम, दूसरा भाग जेजुनम है। तो जेजुनम क्या करता है? भोजन को नीचे इलियम के पास पहुंचा दे, बस यही काम है। जेजुनम का क्या काम है? तो भोजन को जो इलियम तक पहुंचाना है। अब ये बड़ी आंत, पैंक्रियाज खत्म। अब ये बड़ी आंत क्या है? तो पाचन में नहीं, इसका कोई भूमिका नहीं होता। पाचन से संबंधित इसका कोई काम नहीं है। बड़ी आंत का क्या है? पाचन से संबंधित, हाँ, सिर्फ जल का। हाँ, इसके 3 भाग है, इसका याद रखिए, इसका भी 3 भाग याद रखिए, सीकस, कोलोन और रेक्टम। सीकस, कोलोन और रेक्टम, ये किसका भाग है? तो बड़ी आंत का है। सीकस, कोलोन और रेक्टम किसका भाग है? तो बड़ी आंत का भाग है। जबकि डियोडेनम, जेजुनम और इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का। याद रखिएगा। और सीकस, कोलोन और रेक्टम किसका भाग है? तो बड़ी आंत का भाग है। आगे, सीकस में अपेंडिक्स पाया जाता है, जो क्या है? जो अवशेषी अंग है। मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग अपेंडिक्स भी है। याद रखिएगा, सीकस में अपेंडिक्स पाया जाता है, जो अवशेषी अंग है। जबकि कोलेन में कुछ सहजीवी, अब ये बताए हैं, फिर पूछेंगे, कोलेन में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके द्वारा किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन बी का और के का भी निर्माण होता है। सीकस में जो है, कोलोन में जो है कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके द्वारा विटामिन बी और के का निर्माण होता है। आगे, रेक्टम
अनपचा भोजन को बाहर कर देता है तथा जल के पाचन में भी सहायता देता है। रेक्टम क्या करेगा? तो रेक्टम जो अनपचे भोजन को बाहर निकाल देगा और जल के अवशोषण में भी भूमिका निभाएगा। आगे अन्य बातें हैं, रेनिन दूध पचाने वाला एंजाइम है। आगे केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग उजला होता है। उन्हें केसीन के कारण उजला होगा। केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग उजला होता है, जबकि कैरोटीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। केसीन के कारण उजला, जबकि कैरोटीन के कारण पीला। आगे टुस्क मोल हाथी में पाया जाने वाला दांत है। याद रखिए, टुस्क मेल हाथी में पाया जाने वाला दांत को कहा जाता है, जबकि स्तनधारी में सबसे अधिक दांत घोड़ा और सुअर में होता है। 44 दांत होता है। याद रखिएगा, स्तनधारी में सबसे अधिक दांत किसमें? घोड़ा और सुअर में 44 दांत होता है, जबकि खरगोश का एलिमेंट्री क्लान क्या है? एलिमेंट्री केनाइल। अच्छा क्वेश्चन है। खरगोश में एलिमेंट्री कैनाल सबसे लंबा होता है। याद रखिएगा, खरगोश में एलिमेंट्री क्लान सबसे लंबा होता है, जबकि बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, जबकि वयस्क में 8 इंसीजर, याद रखिए 8 इंसीजर, 4 केनाइन, 8 प्रीमोलर और 12 जो है मोलर पाया जाता है। इसका फार्मूला होता है 21-23/21-23। याद रखिएगा, 21-23/21-23। यानी 8 क्या हो? 8 इंसीजर, 4 केनाइन, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर। आगे अब ये परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र खत्म। अब ये परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जिसमें आवश्यक तत्व को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एमिनो एसिड इत्यादि, और हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया इत्यादि। इस प्रक्रिया से संबंधित तंत्र को सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। याद रखिएगा, इसकी खोज विलियम हार्वे ने किया था। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। आगे शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त, यानी ऑक्सीजन अगर रक्त में शामिल है तो वो क्या है? शुद्ध रक्त है। आगे परिसंचरण तंत्र में मुख्यतः 3 अंग भाग लेते हैं, जैसे कि हृदय, ब्लड वेसल और ब्लड। चलिए आगे बढ़िए। तो याद रखिएगा, परिसंचरण तंत्र में मुख्यतः 3 अंग को देखा जाता है। कौन कौन? हृदय को, ब्लड वेसल को और ब्लड को। तो हृदय को देखिए, हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है। हृदय क्या है? हृदय क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है जो पेरिकार्डियल कैविटी में पाया जाता है। हृदय कहाँ पाया जाता है? पेरिकार्डियल कैविटी में पाया जाता है। साथ ही दोहरी झिल्ली से ढकी होती है, जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, दोहरी झिल्ली को जो हृदय को घेरा रहता है उसे क्या किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। आगे इस मेम्ब्रेन में जो द्रव पाया जाता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। यानी इस मेम्ब्रेन में जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। जबकि हृदय की यह संरचना बाहरी आघात से बचाता है। यह संरचना क्या करता है? हृदय को जो बाहरी आघात से बचाता है। आगे हृदय का दायां भाग, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। हृदय का दायां भाग जो है क्या करता है? अशुद्ध रक्त रखता है, जबकि सबसे अधिक शुद्ध रक्त जो बायां भाग रखता है। याद रखिएगा, हृदय का दायां भाग अशुद्ध रक्त को लाता है, जबकि बायां भाग शुद्ध रक्त को रखता है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अधिक शुद्ध रक्त जो है कहाँ रहता है? तो बायां भाग में रहता है, बायां अलिंद में रहता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिए, सबसे शुद्ध रक्त कहाँ रहता है? बायां अलिंद में रहता है। जबकि सबसे अशुद्ध रक्त कहाँ रहेगा? तो दायां अलिंद में रहेगा, दायां अलिंद में। हाँ, आगे अब मानव के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि रक्त का प्रवेश हृदय में 2 बार होता है। याद रखिएगा। आगे अब ये स्टॉक वॉल्यूम क्या है? याद है? 70 ml। स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml होता है। यानी एक बार जो है हृदय जो स्पंदन करता है कितना? 70 ml ब्लड को
पंप करता है, तो वही उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। याद रखिए स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, तो 70 ml होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ, तो एक बार जो दिल जो पंप करेगा तो कितना ml, 70 ml खून को पंप करता है, उसे जो है स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। जबकि मानव शरीर में हृदय स्पंदन जो है 72 बार प्रति मिनट होता है। आगे अपवाद क्या है, बच्चे और बूढ़ा में अधिक होता है। बच्चे और बूढ़ा में जो हृदय स्पंदन जो है अधिक होता है। जबकि हृदय में रक्त दाब 120/80 mmHg, याद रखिए mmHg होता है, प्रति नहीं, 120/80 mmHg होता है। इसे एस्फेग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। हृदय की धड़कन को किससे मापते हैं, एस्फेग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। जबकि हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से, जबकि हृदय में रक्त दाब को किससे मापते हैं, एस्फेग्मोमैनोमीटर से। रक्त दाब को एस्फेग्मोमैनोमीटर से, जबकि हृदय धड़कन को स्टेथोस्कोप से। आगे लबडब जो है हृदय की आवाज़ है। लबडब क्या है, तो हृदय की आवाज़ है। जबकि यह भी उल्लेखनीय है, SA नोड, यानी इसका पूरा नाम क्या है, साइनो एरोकोनल नोड है। ऐसे नोड का पूरा नाम क्या है, साइनो एरोकोनल नोड है, जिसकी प्रकृति पेसमेकर कहते हैं। याद रखिएगा, इसकी प्रकृति क्या होती है, पेसमेकर कहलाता है। ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड की प्रकृति कैसी होती है, तो पेसमेकर कहा जाता है। ऐसे नोड को जो है पेसमेकर के रूप में जाना जाता है। साइनो एरिकोनल नोड हृदय के धड़कन को समान बनाए रखता है। याद रखिएगा, ऐसे नोड क्या करता है, तो हृदय के धड़कन को जो है सुचारू रूप से बनाए रखता है। जबकि धड़कन में जब अनियमितता होती है तो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है, जिसमें एक लिथियम की एक बैटरी लगाई जाती है। जब ऐसे नोड प्रभावित हो जाता है तो उसे सुचारू रूप से बनाने के लिए एक कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है, जिसमें एक बैटरी होता है। उस बैटरी किस चीज़ का बैटरी होता है, लिथियम का बैटरी होता है, जिसका जीवन काल 14 पेसमेकर का काल 14 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, एक बार जब पेसमेकर लगाएगा, कृत्रिम पेसमेकर लगाएगा, तो उसका जीवन काल कितना, 14 वर्ष का होता है। आगे हृदय के मांसपेशी में रक्त के जमने की स्थिति या अवरुद्ध होने की स्थिति को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। याद रखिएगा, हृदय के मांसपेशी में रक्त के जमने की स्थिति या अवरुद्ध होने की स्थिति को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होता है जब भोजन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। ऑटोमेटिक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो रक्त जो है बहाव रुकेगा, और रुकेगा तो वही जो हृदय आघात पहुंचेगा। एक बार और ये लाइन पढ़ते हैं, हृदय के मांसपेशी में रक्त जमने की स्थिति या अवरुद्ध होने की स्थिति थ्रोम्बोसाइट कहलाता है। यानी रक्त जो है जम जाएगा, ये रुक जाएगा, उसको क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होता है जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। आगे अब ये एंजियोग्राफ क्या है, तो हृदय में ब्लॉकेज की स्थिति को पता लगाया जाता है। एंजियोग्राफ में क्या करता है, तो हृदय में ब्लॉकेज की स्थिति को पता लगाया जाता है, और जब हृदय ब्लॉक हो तब उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एंजियोप्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। एंजियोप्लास्ट क्या है, तो हृदय में जो है, हृदय में ब्लड ब्लॉकेज की पता लगाने के लिए क्या करते हैं, एंजियोग्राफ करते हैं, और उसी को अगर ब्लॉकेज है तो उसको सुचारू रूप से बनाने के लिए एंजियोप्लास्ट किया जाता है। पहले तो ब्लॉकेज पता करने के लिए एंजियोग्राफ, और उसको अगर ब्लॉकेज है तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एंजियोप्लास्टिक किया जाता है। आगे अब ये बाईपास सर्जरी का संबंध किससे है, तो हृदय से ही है। तो बाईपास सर्जरी में क्या है, इस सर्जरी में पैरेलल एक ब्लड वेसल को तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा ब्लड आवागमन करता है। अब ये नोट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, तो यह नाइट्रेट प्रदूषण जल बच्चा पी लेने, अच्छा क्वेश्चन है, जब नाइट्रेट प्रदूषित जल बच्चा पी लेता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और रक्त का रंग बैंगनी लाल हो जाता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। बैगनी नीला हो जाता है। आगे अन्य बात ये, कृत्रिम हृदय जॉर्विक साथ कहलाता है।
याद रखें, कृत्रिम हृदय कौन सा है? जॉर्विक 7 है। कृत्रिम हृदय क्या है? जॉर्विक 7 है, जबकि कृत्रिम रक्त हैक्यूल है। क्योर कृत्रिम रक्त हैक्यूल है, जबकि कृत्रिम हृदय क्या है? जॉर्विक 7 है। जॉर्विक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। आगे, हृदय का सबसे पहले प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, जो दक्षिण अफ्रीका के थे, जबकि भारत में के वेणुगोपाल ने। याद रखिए, हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, जबकि भारत में के वेणुगोपाल ने किया था। मछली का हृदय 2 कक्ष का होता है। मछली का हृदय 2 कक्ष का होता है, जबकि मनुष्य का हृदय 4 कक्ष का होता है। 2 अलिंद और 2 नीले। आगे, जबकि एम्फीबिया में कितने प्रकार के? 3। एम्फीबिया यानी मेढक में जो जल और थल दोनों में रहता है, उसका हृदय कितने चैम्बर का? 3 चैम्बर का। और रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर का। एम्फीबिया और रेप्टाइल में 3 चैम्बर का, जबकि क्रोकोडाइल और डायनासोर में कितने? 4 चैम्बर। नहीं, क्रोकोडाइल और डायनासोर में 4 ही कक्ष होता है। क्रोकोडाइल और डायनासोर में 4 ही, जबकि पक्षी और मनुष्य में भी 4 ही। क्रोकोडाइल, डायनासोर, पक्षी और मनुष्य में कितने? 4 ही चैम्बर का होता है। आगे नोट है, पक्षी और मनुष्य समतापी ब्लड होता है। पक्षी और मनुष्य क्या है? समतापी ब्लड होता है, जबकि मछली, उभयचर एवं सरीसृप जो है कोल्ड ब्लडेड अर्थात विषमतापी होता है। याद रखिए, पक्षी और मनुष्य क्या है? समतापी है, जबकि मछली और उभयचर एवं सरीसृप क्या है? तो कोल्ड ब्लडेड है, यानी विषम तापी है, जो मौसम के अनुसार बदलता है। आगे, अब पुरकिंजर फाइबर का संबंध हृदय के एवी नोड, याद रखिए एवी नोड से है, जो हृदय के मांसपेशी को सुचारू करने में मदद करता है। याद रखिएगा, पुरकिंजन फाइबर क्या करता है? तो हृदय के मांसपेशी को संकुचित करने में मदद करता है। यानी संकुचित यानी जो एकदम फेंकता है, याद रखिएगा, ऐसे करके संकुचित कर लेगा। तो याद है, पुरकिंजन फाइबर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ऐसे नोड से है, जो हृदय के मांसपेशी को संकुचित करता है, ये पंपिंग जो कराता है। किससे? तो पुरकिंजन फाइबर की मदद से। याद रखिएगा। आगे, अब ये ब्लड, हृदय खत्म, अब ये ब्लड चलिए अगला टॉपिक है ब्लड। चलिए जो हो गया बीत गया, छोड़िए उसको। चलिए, लैंड एस्टिनर और वीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की, जिसमें ABO प्रणाली कहते हैं, जिसे जो है ABO प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 ग्रुप आता है, AB, A, B और O। ब्लड 4 ग्रुप कौन कौन है? A है, B है, AB है और O है। किसने खोजा था? ये भी याद रखिएगा, लैंड एस्टिनर और वीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड एस्टिनर और वीनर ने खोज किया था। आगे, अब एंटीजन क्या है? तो AB और O सिस्टम, याद रखिए AB और O सिस्टम के तहत रक्त वर्ग का निर्धारण RBC में पाया जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना रहती है, जिसे एंटीजन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, एंटीजन क्या है? तो ABO सिस्टम के तहत रक्त वर्ग का निर्धारण RBC में पाया जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना रहती है, जिसे एंटीजन के रूप में जाना जाता है। अब ये एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीजन के विपरीत रहता है। ये एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीजन के विपरीत प्रक्रिया की होती है, जिसका मुख्य काम प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। आगे, जैसे कि देखिए, ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन भी क्या होगा? A ही। ब्लड ग्रुप अगर A है तो एंटीजन भी A ही। ब्लड ग्रुप B है तो ब्लड ग्रुप एंटीजन भी B ही। जबकि अगर ब्लड ग्रुप अगर AB है तो एंटीजन भी AB, यानी एंटीजन के माध्यम से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होगा। और एंटीजन अगर O है तो उसमें एंटीबॉडी अगर ब्लड ग्रुप O है तो उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। जबकि अब एंटीबॉडी में तो अगर ब्लड ग्रुप A है तो क्या कहते हैं उसको? एंटीबॉडी क्या होगा? B। अब ये पढ़े एंटीजन के उल्टा होता है, तो एंटीजन और ब्लड ग्रुप तो सेम ही रहेगा। एंटीजन और ब्लड ग्रुप सेम, जबकि एंटीबॉडी अलग। तो A ग्रुप वाले में B रहेगा, B ग्रुप वाले में A रहेगा, AB में नहीं रहता है, जबकि O में AB रहता है। आगे, अब ये A ग्रुप वाला किससे ब्लड लेगा?
ए ग्रुप वाला जो है ए से लेगा और ए बी से लेगा, जबकि बी वाला बी से भी लेगा और ए बी से लेगा। ओ वाला जो है किससे लेगा, तो ओ जो है सिर्फ ओ से लेगा, लेकिन देगा सबको। और जबकि ए बी जो है सिर्फ ए बी वाला से लेगा, नहीं ए बी जो है सबसे लेगा, हाँ सबसे लेगा, लेकिन देगा सिर्फ ए बी वाले को। इसीलिए कहा जाता है तो ए बी जो है सर्वग्राही है और ओ जो है सर्वदाता है। वो भी में ए बी प्लस और ए बी निगेटिव भी याद रखना है। ए बी प्लस जो है सर्वग्राही है, जबकि ओ निगेटिव जो है सर्वदाता है, याद रखिएगा। तो एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण और एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी। आगे आरएच फैक्टर का आधार जो है ब्लड ग्रुप को दो आरएच सिस्टम के आधार पर ब्लड ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। आरएच सिस्टम के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव। ध्यान रखें, इस ब्लड ग्रुप की खोज वीनर रीसस नामक मंकी पे किया था। आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था, वीनर ने किया था। रीसस नामक एक मंकी पे किया था। उल्लेखनीय है आरएच एक दुर्लभ प्रकार का ब्लड ग्रुप है। आरएच क्या, एक दुर्लभ प्रकार का ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन की कमी होती है और इससे प्रभावित गर्भवती माँ में भ्रूण सुरक्षित नहीं रह पाता है और इस प्रक्रिया को, अच्छा क्वेश्चन है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, ये जो आरएच ग्रुप जो आ जाता है इसके कड़ी में जो है गर्भवती माँ में जो है भ्रूण जो सुरक्षित नहीं रह पाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस के नाम से जानते हैं। आगे अन्य बातें में क्या है, एमिनोसिंथेसिस का संबंध भ्रूण की जांच से है। ये जो जांच उच कराता है उसको क्या का नाम से जानते हैं, एमिनोसिंथेसिस। एमिनोसिंथेसिस का संबंध किससे है, तो भ्रूण की जांच से है। अति महत्वपूर्ण है किडनी की, वो अलग हुआ, ये इम्यूनोसिंथेसिस अलग हुआ। इम्यूनोसिंथेसिस क्या है, तो भ्रूण की जांच से है, जबकि किडनी की इकाई नेफ्रॉन, किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है, जबकि ब्रेन की इकाई न्यूरॉन होती है। ब्रेन की इकाई न्यूरॉन होती है। आगे है सेरोटोनिन, अच्छा क्वेश्चन है। सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सेरोटोनिन क्या है, तो हैप्पी हार्मोन है। इसे डे हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। सेरोटोनिन को जो है डे हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। सेरोटोनिन क्या है, तो हैप्पी हार्मोन है। आगे अति महत्वपूर्ण है न्यूट्रियोनाइजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी से निकलती है और स्त्रियों में अंडा का उत्सर्जन करती है, जबकि स्त्रियों को गर्भाधान हार्मोन कौन है, तो प्रोजेस्टेरोन है। याद रखिए, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, तो गर्भाधान हार्मोन है, जबकि न्यूट्रियोनाइजिंग हार्मोन क्या है, तो अंडाशय का निर्माण करता है। न्यूट्रियोनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, अंडा का उत्सर्जन करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, तो गर्भवती। याद रखिए, गर्भाधान हार्मोन कौन है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। आगे अच्छा क्वेश्चन ही भी, वेसेक्टोमी पुरुष के नसबंदी को कहा जाता है, जबकि ट्यूबेक्टोमी महिलाओं के नसबंदी को कहा जाता है। आगे वेसेक्टोमी में भैंस डायफ्राम अंग को अलग कर दिया जाता है, जबकि ट्यूबेक्टोमी में फिलिपियन ट्यूब को काट के अलग किया जाता है। आगे निषेचन की प्रक्रिया फ्लोएम ट्यूब में होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फिलिपियन ट्यूब में होती है। अति महत्वपूर्ण है पुरुष में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है। पुरुष में जो सेक्स हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है। आगे भ्रूण के विकास और भोजन जो है प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। भ्रूण का जो विकास और भोजन जो है किससे प्राप्त होता है, प्लेसेंटा से प्राप्त होता है, जबकि ओमनीवेरस अंडा देने वाला जीव को कहा जाता है। याद रखिए, ओमनीवेरस अंडा देने वाले जीव को कहा जाता है, जबकि विविपेरस स्तनधारी को कहा जाता है। विविपेरस किसको कहते हैं, स्तनधारी को, जबकि ओमनीवेरस अंडा देने वाले जीव को कहा जाता है। ध्यान रखें, कुछ स्तनधारी अंडा देते हैं, कौन कौन है, तो इकिडना और प्लेटिपस जो है क्या है, स्तनधारी होते हुए भी अंडा देता है। इकिडना और प्लेटिपस जो है स्तनधारी होते हुए भी अंडा देता है। आगे कुछ स्तनधारी अविकसित बच्चे को जन्म देता है, जिसे मार्सुवियल, या अच्छा क्वेश्चन है, मार्सुवियल कहा जाता है। यानी कुछ स्तनधारी जो है अविकसित बच्चे को जन्म देता है, जिसे
मार्सुपियल कहते हैं और यह विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जैसे कि कंगारू और कोआला भालू। कंगारू और कोआला भालू क्या अविकसित बच्चे को जन्म देता है। आगे कुछ अच्छा क्वेश्चन है भी, कुछ पौधे विविपेरस होते हैं जो जन्म देता है, यानी वो डायरेक्ट पौधे ही जन्म देता है, जैसे कि राइजोपस। यह पौधे दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। राइजोपस क्या है, तो ये बीज उज नहीं, ये जो है पौधे को ही जन्म देता है। इस तरह मेरा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड खत्म होता है। अब ये अगला भाग है श्वसन तंत्र। अगला टॉपिक श्वसन तंत्र। मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मनुष्य क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, एवं शारीरिक आवश्यकता के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ग्लूकोज C6H12O6 है। आगे श्वसन के दौरान शारीरिक क्रिया कोशिका के अंदर होता है और मानव शरीर के सबसे मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा या लंग्स होता है। याद रखिए, मानव शरीर का सबसे मुख्य श्वसन अंग कौन है, लंग्स यानी फेफड़ा है। आगे मनुष्य में श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑटोमेटिक मनुष्य की श्वसन की क्रिया कैसी है, ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन के दो प्रकार होते हैं, एक अनॉक्सी श्वसन और दूसरा ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी क्या है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन लिया जाता है उसे क्या कहेंगे, अनॉक्सी श्वसन। जबकि ऑक्सी श्वसन क्या है, तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सी श्वसन कहेंगे। तो अनॉक्सी श्वसन कौन लेता है, तो बैक्टीरिया और फंजाई, ये सब क्या है, तो अनॉक्सी श्वसन का लेता है। जबकि ऑक्सी श्वसन जितने भी यानी मनुष्य, पेड़ पौधा, ये सब क्या है, तो ऑक्सी श्वसन का उदाहरण है। आगे एनएरोबिक यानी अनॉक्सी श्वसन जो बैक्टीरिया में होता है, उस प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। याद रखिए, किण्वन और फर्मेंटेशन क्रिया, अनॉक्सी श्वसन या ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। किण्वन और फर्मेंटेशन की क्रिया किस विधि में होती है, अनॉक्सी श्वसन में होती है। आगे पौधे और मनुष्य में सामान्यतः ऑक्सी श्वसन होता है। याद रखिए, पौधे और मनुष्य में सामान्यतः ऑक्सी श्वसन होता है, जबकि ऑक्सीजन की कमी के कारण पौधे के कुछ भाग जैसे फल और बीज, अच्छा क्वेश्चन है भी, फल और बीज अनॉक्सी श्वसन करते हैं और इस कड़ी में ग्लूकोज के अणु टूटकर नहीं एथाइल अल्कोहल में बदल जाता है। याद रखिए, फिर से लाइन पढ़ते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण पौधे के कुछ भाग जैसे फल और बीज अनॉक्सी श्वसन करता है और इस कड़ी में ग्लूकोज के अणु टूटकर एथाइल अल्कोहल में बदल जाता है। आगे और 2 ATP का निर्माण करता है। अब ये मनुष्य में भी कभी कभी ऑक्सीजन की कमी से अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है, जिसमें मांसपेशी में लैक्टिक एसिड, जिसके कारण मांसपेशी में लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, जिसके कारण थकावट महसूस होता है। याद रखिए, जैसे फिर से ये लाइन पढ़ते हैं, तो मनुष्य में भी कभी कभी ऑक्सीजन की कमी से अनॉक्सी क्रिया मांसपेशी में होती है और इस कड़ी में ग्लूकोज के अणु टूटकर लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और जिस कारण जो है मांसपेशी में थकावट महसूस होता है। आगे अभी ऑक्सी श्वसन में क्या है, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस कड़ी में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 ATP का निर्माण होता है। याद रखिए, ऑक्सी श्वसन में कितना ATP का निर्माण, 38 ATP का निर्माण होता है। ऑक्सी श्वसन के 2 प्रकार हैं, यानी ऑक्सी श्वसन 2 चरणों में होता है, एक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस में साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ, साइटोप्लाज्म में 2 ATP का निर्माण होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसमें 36 ATP का निर्माण होता है। दोनों मिलाकर 38 ATP था, ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। आगे श्वसन के अंग निम्नलिखित है, जैसे कि नाक, गला में लैरिंग्स, ट्रैकिया यानी श्वसन नली और लंग्स यानी फेफड़ा। याद रखिएगा, तो श्वसन के मुख्य अंग कौन कौन है, नाक है, लैरिंग्स है, लैरिंग्स कहाँ था, गला में, जबकि ट्रैकिया और लंग्स यानी फेफड़ा। आगे गला में ट्रैकिया थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। गला में क्या है, ट्रैकिया यानी थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। याद रखिएगा, गला में ट्रैकिया यानी थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आगे अब विभिन्न जंतु में श्वसन अंग, जैसे कि
अमीबा अमीबा का पूरा शरीर ही श्वसन करता है, अमीबा का पूरा शरीर, जबकि केचुआ का भी पूरा शरीर। कीट का ट्रैकिया, हाँ कीट जो है किससे सांस लेता है, ट्रैकिया से लेता है, जबकि मछली गल्फ यानी गिल्स से, जबकि मेढक त्वचा और फेफड़ा दोनों से, त्वचा और फेफड़ा से कौन, मेढक, जबकि पक्षी रेप्टाइल एवं स्तनधारी जो क्या, फेफड़ा यानी लंग से। पक्षी रेप्टाइल एवं स्तनधारी किसे लेता है, तो फेफड़ा यानी लंग से। आगे अब ये अन्य बातें, टीबी यानी दम्मा, टीबी या दम्मा लंग से संबंधित बीमारी है। टीबी और दम्मा किससे संबंधित बीमारी है, लंग से संबंधित बीमारी है, जबकि श्वसन की दर प्रति मिनट 16 से 18 बार, याद रखिएगा। श्वसन, हृदय का धड़कन अलग है, श्वसन का बात अलग है। श्वसन की दर प्रति मिनट 16 से 18 होता है, जबकि नवजात में 30 से 32 होता है, याद रखिएगा। श्वसन की दर सामान्य मनुष्य में 16 से 18 बार होता है, जबकि बच्चे में 30 से 32 बार होता है। आगे, बंद रूम में लालटेन के जलने से, याद रखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर व्यक्ति के दम को घोट लेता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, अगर क्वेश्चन है दमघोटू गैस के रूप में किसके जानते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। आगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइपोगोजिया, अच्छा क्वेश्चन है। हाइपोगोजिया में ऑक्सीजन की कमी होती है। हाइपोगोजिया में क्या, किसकी कमी, ऑक्सीजन की कमी होती है। जब व्यक्ति अधिकतम ऊंचाई पर जाता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है। याद रखिए, जब व्यक्ति जो अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। जबकि किण्वन का उपयोग जो है शराब बनाने में एवं ब्रेड बनाने में किया जाता है। किण्वन का उपयोग कहाँ करते हैं, शराब बनाने और ब्रेड बनाने में किया जाता है। आगे, लैरिंक्स श्वसन कोश है जिससे मधुर आवाज निकलता है। लैरिंक्स का श्वसन कोश है जिससे मधुर आवाज निकलता है। जबकि मानव फेफड़े की, अच्छा क्वेश्चन है, मानव फेफड़े की कुल क्षमता, इसका भी नाम होता है, याद रखिएगा। मानव फेफड़े की कुल क्षमता 5.8 लीटर होता है। मानव फेफड़ा की कुल क्षमता कितना है, 5.8 लीटर फेफड़ा में हवा भर सकते हैं। इस जो है इसे किस नाम से जानते हैं, ट्राइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। जिस तरह स्ट्रोक वॉल्यूम याद कीजिए, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, 70 ml। एक बार हृदय का पंपिंग जो 70 ml था उसे क्या कहते थे, स्ट्रोक वॉल्यूम। जबकि हृदय का जो क्षमता है, फेफड़ा का जो क्षमता है 5.8 लीटर, उसको क्या कहते हैं, ट्राइडल वॉल्यूम, उधर स्ट्रोक वॉल्यूम। ट्राइडल वॉल्यूम क्या है, तो फेफड़े की क्षमता को ट्राइडल वॉल्यूम, जबकि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, तो हृदय की क्षमता को जो है स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो हृदय का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना, 70 ml, जबकि फेफड़े का स्ट्रोक ट्राइडल वॉल्यूम 5.8। ट्राइडल वॉल्यूम क्या है, तो 5.8 होता है। आगे, अब ये सांस लेने की क्रिया, अच्छा क्वेश्चन है। सांस लेने की प्रक्रिया में डायफ्राम नामक मांसपेशी का उल्लेखनीय भूमिका होती है, जो अनैच्छिक होता है। याद रखिए, डायफ्राम क्या है, अनैच्छिक है। सबसे बड़ा भूमिका जो है सांस लेने में डायफ्राम की होती है। आगे, अत्यधिक वायु प्रदूषण से, अच्छा क्वेश्चन है, एम्फाइजमा नामक बीमारी होती है। याद रखिएगा, अत्यधिक वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है, एम्फाइजमा नामक बीमारी होती है। एम्फाइजमा नामक बीमारी होती है। न्यूमोनिया बच्चों में श्वसन नली से संबंधित बीमारी है। न्यूमोनिया क्या है, बच्चों में जो है श्वसन संबंधित बीमारी है। याद रखिए, भी अच्छा क्वेश्चन, न्यूमोनिया जो बच्चों में जो है श्वसन संबंधित बीमारी है। आगे, कांच उद्योग में अधिक समय तक रहने पे, सिलिकोसिस और एस्बेस्टस के मकान में अधिक दिनों से रहने से एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी होती है। देखिए ध्यान से पढ़िए, कांच उद्योग में अधिक समय तक रहने से सिलिकोसिस, कांच उद्योग में अधिक समय तक रहने से सिलिकोसिस बीमारी, जबकि एस्बेस्टस के मकान में अधिक समय तक रहने से एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी होती है, जो श्वसन संबंधित बीमारी है। इस तरह श्वसन तंत्र खत्म हुआ। अब ये उत्सर्जन तंत्र। अब अगला टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और इस कड़ी में जो अंग भाग लेता है उसे उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। आगे, उत्सर्जित पदार्थ निम्नलिखित महत्वपूर्ण है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड,
गुआनिन और कैरोटीन, ये सब क्या है तो उत्सर्जी पदार्थ है। नोट, मकड़ी का उत्सर्जन गुआनिन कहलाता है, याद रखिएगा, गुआनिन कहलाता है, यानी मकड़ी का उत्सर्जन गुआनिन कहलाता है। मकड़ी का उत्सर्जन क्या कहलाता है? गुआनिन कहलाता है। अब अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण, यानी जो चीज़ निकालता है, अब यानी कि जो यूरिया निकालता है उसे यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं, तो वही अपशिष्ट पदार्थ के नाम पे वर्गीकरण। जैसे कि अमीनोटेरिक किसको कहते हैं? तो अमोनिया का उत्सर्जन जो करेगा उसे क्या कहेंगे? अमीनोटेरिक। जैसे कौन कौन यूरिया अमोनिया निकालता है? तो मछली निकालता है, मेढक निकालता है, लार्वा, मेढक का लार्वा यानी टेडपोल और झींगा इत्यादि सब क्या निकालता है? तो अमीनोटेरिक, अमोनिया निकालता है, यानी अमीनोटेरिक किसको कहेंगे? जो अमोनिया निकालेगा। जबकि यूरेट्राइड क्या है? तो यूरेट्राइड जो यूरिया निकालेगा उसे यूरेट्राइड कहते हैं। यूरेट्राइड किसको कहेंगे? इसमें जो यूरिया निकलता है, यूरेट्राइड में कौन है? यूरिया निकालेगा। जैसे कि स्तनधारी में, एम्फीबिया में, जैसे कि मेढक, ये सब क्या निकालता है? यूरिया निकालता है। अगला है यूरिकोटेरिक। यूरिकोटेरिक में क्या है? इसमें यूरिक एसिड निकलता है। यूरिकोटेरिक में क्या है? यूरिक एसिड निकलता है। जैसे कि पक्षी, रेप्टाइल, ये सब क्या निकालता है? तो यूरिकोटेरिक निकालता है, यूरिक एसिड निकालता है। यूरिक एसिड निकालेगा तो क्या कहलाएगा? यूरिकोटेरिक कहलाएगा। जबकि यूरिया निकालेगा था यूरेटाइड, यूरिया निकालेगा था यूरेटाइड, जबकि यूरिक एसिड निकालेगा था यूरिकेटेरिक कहलाएगा। आगे अगला है अमीनोटेरिक। एमिनोटेरिक क्या है? जिसमें एमोनिया निकलेगा उसे क्या कहेंगे? एमिनोटेरिक कहेंगे। जैसे कि घोंगा से क्या निकलता है? एमिनो एसिड निकलता है, उसे क्या कहेंगे? एमिनोटेरिक के नाम से जानते हैं। देखिए, यूरिया निकालेगा था यूरेटाइड, यूरिया निकालेगा था यूरेटाइड, जबकि यूरिक एसिड निकालेगा था यूरिकोटेरिक, यूरिक एसिड निकालेगा था यूरिकेटेरिक, जबकि एमिनो एसिड निकालेगा था एमिनोटेरिक के नाम से जानते हैं। अब मनुष्य के उत्सर्जी अंग, सबसे पहला मुख्य अंग कौन है? किडनी यानी वृक्क, यह सबसे मुख्य अंग है। उत्सर्जी अंग में सबसे मुख्य अंग कौन है? वृक्क यानी किडनी। मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी का निर्माण 10 लाख नेफ्रॉन के मिलने से बनता है, जो रक्त से यूरिया को छानकर बाहर निकालता है। याद रखिएगा, किडनी का इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। आगे, इसीलिए किडनी का क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। आगे, इसमें जो प्रक्रिया होती है उसे, अच्छा क्वेश्चन है, उसे जो है प्राणनिस्पंदन यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाता है। याद रखिएगा, किडनी में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी प्राणनिस्पंदन की क्रिया होती है। क्वेश्चन याद रखिएगा, किडनी में कौन सी क्रिया होती है? तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन। जबकि अच्छा क्वेश्चन है, लीवर में कौन सा क्रिया होता था? इमल्सिफिकेशन। लीवर में कौन सा? इमल्सिफिकेशन। जबकि किडनी में कौन सा? तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन। हिंदी में कहा जाता है प्राणनिस्पंदन। आगे, अति महत्वपूर्ण है, अपोहन या डायलिसिस की क्रिया तब होती है जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। याद रखिएगा, अपोहन या डायलिसिस की क्रिया तब होती है जब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे, किडनी में पथरी का निर्माण किससे होता है? नहीं, कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड के जमाव से होता है। याद रखिएगा, यूरिक एसिड। किडनी में पथरी का निर्माण कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड के जमाव से होता है। आगे, अब ये नोट, किडनी से संबंधित अच्छा क्वेश्चन है, बोमेन कैप्सूल है। किडनी से संबंधित क्या है? बोमेन कैप्सूल। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से बोमेन कैप्सूल का संबंध किससे है? तो किडनी से है। देगा हृदय देगा, ब्लड देगा, मस्तिष्क देगा, तो बोमेन कैप्सूल का संबंध किससे है? किडनी से है। दरोगा के सेट में है, बोमेन कैप्सूल का संबंध किससे है? किडनी से है। आगे, पेशाब का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। याद रखिए, पेशाब का रंग पीला किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। आगे, अबे अन्य जीवों में उत्सर्जी अंग, जैसे कीट में कौन सा अंग उत्सर्जी अंग है? तो कीट में माल्फीबियम ट्यूब। कीट में कौन सा है? माल्फीबियम ट्यूब से जो अपना उत्सर्जी पदार्थ निकालता है। जबकि केचुआ में नेफ्रिडिया, केचुआ जो अपना उत्सर्जी पदार्थ किससे निकालता है? नेफ्रिडिया से। जबकि झींगा का ग्रीन ग्लैंड, झींगा जो है ग्रीन ग्लैंड से। जबकि कृमि से फ्लेम सेल।
याद रखिए कृमि किससे निकालता है? फ्लेम सेल से। कृमि किससे? फ्लेम सेल से। याद रखिए चारों क्वेश्चन याद रखिएगा। कीट का उत्सर्जन कौन है? मॉल्फिबियम ट्यूब। कीट का मॉल्फिबियम ट्यूब, जबकि केचुआ का नेफ्रिडिया। केचुआ का नेफ्रिडिया, झींगा का ग्रीन ग्लैंड, जबकि कृमि का फ्लेम सेल। कृमि का फ्लेम सेल। आगे अन्य बातें लास्ट। जोड़ों में, अच्छा क्वेश्चन है, जोड़ों में गठिया रोग होता है। ऑटोमेटिक जोड़ में, हड्डी के जोड़ में जो गठिया रोग होता है, जो एमिनो एसिड के जमाव से और इस कड़ी में भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने से भी जो है गठिया रोग होता है। एमिनो एसिड एवं भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक लेने से जो है गठिया रोग होता है। मानव शरीर में कई अंग उत्सर्जी भूमिका में होता है, जैसे कि किडनी। किडनी क्या करता है? तो नाइट्रोजिनस पदार्थ को निकालता है। किडनी क्या करता है? नाइट्रोजिनस पदार्थ को निकालता है। जबकि लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। लंग्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। त्वचा श्वेत ग्रंथि के द्वारा जो है पसीना निकालता है। त्वचा क्या करता है? श्वेत ग्रंथि के द्वारा जो है पसीना को निकालता है। जबकि बड़ी आंत मल निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे अगला है तेलचट्टा। एक ऐसा जीव है जिसके रक्त में, अच्छा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग उजला होता है। याद रखिएगा, तेलचट्टा एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन के जगह क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग उजला होता है। आगे भूलेंगे नहीं, लहसुन, केला, प्याज और जल कुंभी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रबंधन होता है। याद रखिएगा, लहसुन, केला, प्याज और जलकुंभी में जो है वेजिटेटिव, याद रखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या कायिक प्रबंधन इसी को कहा जाता है। याद रखिएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में? तो लहसुन में, केला में, प्याज में और जलकुंभी में होता है। नोट, जलकुंभी को बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। याद रखिए, जलकुंभी को बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। जबकि कलम लगाना अलैंगिक जनन की विधि है, जिसमें गुलाब, अंगूर, नींबू इत्यादि लगाए जाते हैं। याद रखिएगा, कलम लगाने क्या है? तो अलैंगिक जनन की विधि है, जिसमें अंगूर का, गुलाब का, नींबू का पेड़ लगाया जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो टिश्यू कल्चर से तैयार किए जाते हैं, जैसे कि डहेलिया और ऑर्किड। याद रखिएगा, डहेलिया और ऑर्किड किससे तैयार होता है? टिश्यू कल्चर से। याद रखिएगा, डहेलिया और ऑर्किड किससे तैयार किया जाता है? टिश्यू कल्चर से तैयार किया जाता है। पथरी को कुर्थी के दाल या लिथोट्रिप्सिन तकनीक से अलग किया जाता है। पथरी को कुर्थी के दाल या लिथोट्रिप्सिन तकनीक से अलग किया जाता है। चलिए अगला टॉपिक है नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण नर्वस सिस्टम से किया जाता है। शरीर के सभी क्रियाओं का नियंत्रण नर्वस सिस्टम से किया जाता है, जिसकी इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की इकाई है। जन्म के समय 12 बिलियन न्यूरॉन होता है और प्रतिदिन 10,000 न्यूरॉन जो है क्षय होता जा रहा है। याद रखिएगा, जन्म के समय 12 बिलियन न्यूरॉन होता है और प्रतिदिन 10,000 न्यूरॉन क्षय होते जा रहा है। आगे पार्किंसन बीमारी और अल्जाइमर का बीमारी का संबंध मस्तिष्क से ही है। पार्किंसन बीमारी और अल्जाइमर बीमारी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। जबकि डोपामाइन की कमी से पार्किंसन बीमारी होती है। पार्किंसन बीमारी मतलब क्या? नियंत्रण खो देना, मलमूत्र जहाँ मन तहाँ हो जाता है। पार्किंसन बीमारी में क्या? मलमूत्र नियंत्रण खो देना। जबकि एसिटाइल कोलोन की कमी से अल्जाइमर रोग होता है। याद रखिए, एसिटाइल कोलोन की कमी से क्या, कौन सा रोग? अल्जाइमर। याद रखिए, डोपामाइन की कमी से पार्किंसन, जबकि एसिटाइल कोलोन की कमी से अल्जाइमर रोग होता है। आगे अल्जाइमर में याददाश्त नष्ट हो जाता है। अल्जाइमर में क्या होता है? याददाश्त नष्ट हो जाता है। आगे नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम के कितने भाग? 3 भाग: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग हैं, ब्रेन और
स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग, कौन कौन सा? ब्रेन और ब्रेन और स्पाइनल कोड। याद रखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने भाग? दो भाग, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड। आइए ब्रेन को पढ़िए। ब्रेन का औसतन वजन 1400 ग्राम होता है। याद रखिए ब्रेन का औसतन वजन कितना? 1400 ग्राम होता है, जिसमें पुरुष का 1450, जबकि महिलाओं में 1350, 100 ग्राम कम होता है। पुरुष का औसतन ब्रेन का वजन कितना? 1450, जबकि महिलाओं में 1300, वही 1450 ग्राम, जबकि महिलाओं में 1350 ग्राम होता है। आगे, मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। ऑटोमेटिक है, सारा चीज जो यहीं से चलता है। आगे, मस्तिष्क में ध्वनि संवेदन 0.15 सेकेंड तक ही रहता है। याद रखिए मस्तिष्क में जो ध्वनि संवेदन कितना देर तक रहता है? मात्र 15 सेकेंड तक ही रहता है। याद रखिएगा मस्तिष्क में ध्वनि संवेदना मात्र 0.15 सेकेंड तक होता है। उल्लेखनीय है कि मस्तिष्क एक कवर से ढका होता है, जिसे मेनिस, याद रखिए, जिसे जो है मेनिस कहते हैं। किसको कहते हैं? मेनिस कहते हैं। और इसी मेनिस में जब संक्रमित हो जाता है, यही मेनिस जब संक्रमित हो जाता है तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। उल्लेखनीय है कि मस्तिष्क एक कवर से ढका होता है, जिसे मेनिस के नाम से जानते हैं। यही मेनिस जब संक्रमित हो जाता है तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। आगे, अब ब्रेन के 3 भाग हैं। ब्रेन के 3 भाग कौन कौन है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। याद रखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी 3 भाग। फोर ब्रेन के 3 भाग कौन कौन है? सेरेबेलम है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस है। याद रखिएगा फोर ब्रेन के 3 भाग कौन कौन है? सेरेब्रम है, जबकि हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये तीनों किसका भाग है? तो फोर ब्रेन का भाग है। तो सेरेब्रम क्या करता है? सेरेब्रम जो है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो बुद्धि, चिंता, स्मृति, कल्पना, वक्ता को बेहतर बनाता है। सेरेब्रम क्या करता है? तो बुद्धि को, चिंतन को, स्मृति को, कल्पना को, वक्ता को बेहतर बनाता है। जबकि हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो भूख, प्यास, प्यार, नफरत और शरीर के तापमान नियंत्रण में कौन भाग लेता है? हाइपोथैलेमस लेता है। जबकि थैलेमस क्या है? तो ये गर्म, दर्द, ठंडाहट, गर्माहट, नींद, जागना इत्यादि का काम कौन करता है? तो थैलेमस ग्रंथि ही करता है। याद रखिएगा गर्म, दर्द, ठंडाहट, गर्माहट, नींद, जागना इत्यादि का नियंत्रण कौन करता है? थैलेमस ग्रंथि करता है। आगे, अब ये मिड ब्रेन क्या है? तो इसमें मिड ब्रेन का मुख्य काम क्या है? मिड ब्रेन जो है ये आंख से कनेक्टिंग रहता है। इसका मिड ब्रेन का काम क्या है? आंख से कनेक्शन रहता है मिड ब्रेन का। जबकि हाइड ब्रेन जो है सबसे पीछे पाया जाता है। हाइड ब्रेन कहाँ पाया जाता है? सबसे पीछे पाया जाता है। हाइड ब्रेन को जो है छोटी मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। हाइड ब्रेन को जो है छोटी मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। इसके 2 महत्वपूर्ण भाग हैं, एक सेरेबेलम और दूसरा मेंडुला ऑब्लंगेटा। हाइड ब्रेन के जो है 2 भाग हैं, एक सेरेबेलम और दूसरा मेंडुला ऑब्लंगेटा। सेरेबेलम क्या है? तो शरीर के संतुलन बना के रखता है। ये जो खड़ा रहता है, याद रखिएगा सेरेबेलम का क्या काम है? शरीर का संतुलन बना के रखना। जबकि मेंडुला ऑब्लंगेटा क्या है? तो शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। यानी अनैच्छिक क्रिया मतलब क्या? उल्टी हो जाना, ये सब क्या है? तो मेंडुला ऑब्लंगेटा नियंत्रित करके रखता है। आगे, अब स्पाइनल कोड क्या है? तो यह शरीर के प्रतिवर्तित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। स्पाइनल कोड क्या करता है? जैसे कि थप्पड़ किसी को मारेगा तब मुंह छिपना, ये तो क्या है? स्पाइनल कोड का ही काम प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करना है। याद रखें प्रतिवर्तित क्रिया को नियंत्रित करना। आगे अन्य बात आई है ग्रे मेटल। अच्छा क्वेश्चन है। ग्रे मेटल और व्हाइट मेटल का संबंध जो मस्तिष्क से है। ग्रे मेटल और व्हाइट मेटल का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। जबकि एड्रेनली हार्मोन, अच्छा क्वेश्चन है, एड्रेनली हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन है। एड्रेनली हार्मोन क्या है? इमरजेंसी हार्मोन है। इसके निकलने से ब्लड प्रेशर यानी हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। याद रखिए एड्रेनल हार्मोन क्या है? इमरजेंसी हार्मोन है। इसके निकलने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ है। जबकि एईएस
एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, याद रखिएगा, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का संबंध जो है मस्तिष्क से ही है। एईएस का भी संबंध किससे है? मस्तिष्क से ही है, जो जापानी इंसेफ्लाइटिस के नाम से जाना जाता है। एईएस क्या है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस है। अगर एईएस का पूरा नाम क्या है? तो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है, जो मस्तिष्क से ही संबंधित बीमारी है। आंख का अच्छा क्वेश्चन है, आंख या दृश्य का नियंत्रण जो है, अभी पढ़े, मिड ब्रेन, मध्य ब्रेन करता है। याद रखिए, आंख का नियंत्रण कौन करता है? मध्य ब्रेन करता है। इस तरह मस्तिष्क का टॉपिक खत्म। अब एक कंकाल तंत्र या स्क्लेन सिस्टम लास्ट है। जिस तंत्र के द्वारा शरीर को निश्चित आधार और आकार प्रदान की जाती है, उसे क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। कंकाल तंत्र हड्डी से मिलकर बना होता है, जिसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसके कोशिका को ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। हड्डी के कोशिका को क्या किस नाम से जानते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। आगे, मानव शरीर में हड्डी की संख्या बचपन में 300 से अधिक होती है। मानव शरीर में हड्डी की संख्या बचपन में 300 से अधिक होती है, जबकि वयस्क में 206। वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, जबकि बचपन में 300 से अधिक होती है। आगे हड्डी का निर्माण कैल्शियम और फास्फेट नामक यौगिक से होता है। हड्डी का निर्माण जो है कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक से होता है। सर्वाधिक मात्रा में हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में हड्डी में क्या पाया जाएगा? कैल्शियम पाया जाएगा। जबकि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन ही है? जबड़े की हड्डी है। जबकि सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी है। आगे, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज यानी कान की हड्डी है। जबकि विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जो कैल्शियम के जमाव में मदद करता है। विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जो कैल्शियम के जमाव में मदद करता है। जबकि बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सी बीमारी? रिकेट्स। याद रखिए, बच्चों में कौन सी बीमारी? रिकेट्स होता है। जबकि मेरास्मस बड़े लोगों में होता है। मेरास्मस जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों में होता है। यानी रिकेट्स भी बच्चे में होता है, लेकिन 1 से 6 वर्ष में। जबकि मेरास्मस 0 से 6 वर्ष के बच्चा में मेरास्मस नामक बीमारी होती है। आगे, बूढ़े वयस्क में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमिलेशिया होती है। यानी बूढ़े व्यक्ति में जो है विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमिलेशिया होती है। याद रखिएगा। अब एक कंकाल तंत्र के 2 भाग हैं, एक बाहरी कंकाल तंत्र और दूसरा आंतरिक कंकाल तंत्र। तो बाहरी कंकाल तंत्र क्या है? इसके तहत त्वचा संबंधित संरचना आती है। यह मृत कोशिका केरोटीन से बना होता है। याद रखिएगा, बाहरी कंकाल क्या? तो केरोटीन से बना होता है। आगे, जबकि आंतरिक कंकाल तंत्र हड्डी से निर्मित होता है। हड्डी से निर्मित संरचना सम्मिलित होता है, जिसमें सिर में 29 हड्डी, जैसे कि सिर में 29 हड्डी, जबकि खोपड़ी में 22 हड्डी, यानी 8 गो कपाल वाला और 14 गो चेहरा वाला। एगो हिंड इसको मिला देंगे तब 29 गो। याद रखेगा, ये जो है सिर में कहेगा तो गर्दन से ऊपर, यहाँ से ऊपर वाला सिर तो 29 गो। जबकि अगर सिर्फ खोपड़ी का है तो सिर्फ इसको छोड़ के, एगो को छोड़ के बाकी बात को ही 28 को जो है क्या है? खोपड़ी में पाया जाता है। आगे, सिर से धड़ को जोड़ने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? हिंड बोन के नाम से जानते हैं। यही इसको मिला देंगे तो 29 गो। आगे, यही फांसी में हिंड बोन ही टूटता है। फांसी में जो है हिंड बोन ही टूटता है। आगे, मनुष्य के दोनों हाथ और दोनों पैर में 60 हड्डी पाया जाता है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टार्सल, मेटाटार्सल और ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस। आगे, टेंडन एक ऐसा उत्तक है जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। क्या करता है? टेंडन क्या करता है? तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। उसे, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंडरा कहा जाता है। याद रखिए, टेंडन का हिंदी नाम क्या है? कंडरा। कभी कभी हिंदी नाम दे देता है। कंडरा क्या करता है? तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ के रखता है। कंडरा या टेंडन क्या करता है? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ के रखता है। जबकि लिगामेंट क्या करता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अब ये आगे है अन्य बातें में, कान में 3 हड्डी पाया जाता है।
मिस, इसका ट्रिक है मिस, MIS, M से मेलस, I से इनकस, S से एस्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिस जो कान की हड्डी है। जबकि ऑर्थोप्लास्टी कुल्ले, अच्छा क्वेश्चन है, ऑर्थोप्लास्टी कुल्ले से जुड़ा, कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन है। याद रखिए ऑर्थोप्लास्टी कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑर्थोप्लास्टी क्या है? कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन है। जबकि एनामेल दांत के ऊपरी परत को कहते हैं जो सबसे मजबूत होता है। एनामेल क्या है? दांत के ऊपरी परत है जो सबसे मजबूत होता है। जबकि मांसपेशी में लैक्टिक एसिड के जमाव से थक्का महसूस होता है। याद रखिएगा, मांसपेशी में लैक्टिक एसिड के जमाव से थकावट महसूस होता है। अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह जो है कंकाल तंत्र भी खत्म होता है और बायोलॉजी के सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।